शुरू करते हैं आज की क्लास। MHD 11 खंड 2 के अंतर्गत जो कहानियां हैं, बिरादरी, हंसा जाई अकेला, यही सच है और मलबे का मालिक। ये जो चार कहानी है, बिरादरी सानी की कहानी, हंसा जाई अकेला मार्कंडेय जी की कहानी और यही सच है लेखिका मन्नू भंडारी जी की कहानी, और मलबे का मालिक मोहन राकेश जी की जो कहानी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इन चार कहानियों की चर्चा करेंगे तो आप चार लेखकों की अलग अलग कहानी कला से परिचित हो, जिसमें मुस्लिम जीवन, ग्रामीण जीवन, नारी स्वतंत्रता और देश विभाजन की क्या ट्रेजेडी थी। चार कहानियों का चार अलग अलग वातावरण है। एक में है मुस्लिम जीवन के बारे में, एक में ग्रामीण जीवन के बारे में, एक नारी स्वतंत्रता के बारे में और एक देश विभाजन की क्या त्रासदी थी। कहानीकार, नए नए कहानीकारों में से आज हम एक कहानीकार को चर्चा कर रहे हैं, सानी, जिनके द्वारा लिखी गई कहानी है बिरादरी। इनका पहला कहानी संग्रह जब बबूल की छांव सन 1958 में प्रकाशित हुआ था, तो उस समय जब लिखने का जो माहौल था, उस समय की जो परिस्थिति थी, उस समय का जो परिवेश था, उस समय शिक्षा का प्रचार प्रसार के बावजूद तमाम रूढ़िवादी और सामंती मान्यताएं बनी हुई थी, सांप्रदायिक संदर्भ भी बने हुए थे। आजादी के बाद भी मुस्लिम समाज तमाम परेशानियों से जूझ रहा था। तो सानी ने इन सारे संदर्भ को जाना, समझा और उन्हें ही केंद्र में रखकर कहानियां लिखी। नई कहानी के लेखक होते हुए भी वे अपनी कहानियों से कुछ अलग संदर्भ उठाते। हालांकि ये यशपाल, भीष्म साहनी, मोहन राकेश की कथा परंपरा के लेखक हैं। लेखक का जन्म 1933 जगदलपुर मध्य प्रदेश, जो अब छत्तीसगढ़ में है, हुआ था। इनका पूरा नाम है गुलशेर खान सानी। साक्षात्कार पत्रिका के संपादक भी रह चुके हैं, दिल्ली में नवभारत टाइम्स के सहायक संपादक भी रहे, साहित्य अकादमी नई दिल्ली से भी संबद्ध रहे हैं। तो समकालीन लेखकों में विशेष रूप से सानी का आना और इनकी प्रकाशित पुस्तकें जो है, सांप और सीढ़ी, फूल तोड़ना मना है, एक लड़की की डायरी, काला जल उपन्यास, बबूल की छांव, डाले नहीं फूलती, छोटे घर का विद्रोह, एक से मकानों का नगर, युद्ध, शर्त का हुआ क्या हुआ, बिरादरी, सड़क पार करते हुए कहानी संग्रह, सालवानों का दीप एक संस्करण है। तो नई कहानी आंदोलन के कहानीकार हैं सामी, और हिंदी कहानी के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट समय है। और नई कहानी आंदोलन हिंदी साहित्य जगत में अवश्य एक बहुत इम्पोर्टेंट कहानियां हमें देकर देता जाता है। अविस्मरणीय कहानियां, जिसमें बेहद प्रतिभाशाली कथाकार आए, निर्मल वर्मा, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, मोहन राकेश, अमरकांत, फणेश्वर नाथ रेणु, मार्कंडेय, शेखर जोशी,
कृष्णा सोबती, मन्नू भंडारी आदि आदि कई कहानीकार इस कहानी के अंतर्गत आते हैं। तो नई कहानी में सानी का नाम उभर कर आया। इसका जब इनका जब पहला कहानी संग्रह 1958 में प्रकाशित हुआ था, तब सानी मध्य प्रदेश के आदिवासी इलाके में रहते थे और बहुत जगह से कटे हुए थे। उस समय इतनी सुविधाएं नहीं थी, किंतु आंचलिक संदर्भ में उनसे जुड़े हुए। तो कहानी का परिवेश भौगोलिक क्षेत्र बस्तर का आदिवासी क्षेत्र है, किंतु उनका चरित्र मध्यम वर्गीय परिवेश से। सानी अपने आसपास के समय और समाज से पूरी तरह से जुड़े रहे हैं, इसलिए उन्होंने पात्रों की खोज में भटकना नहीं पड़ा। बबुल की छांव जो इनका पहला कहानी संग्रह था, वो भूमिका में लिखते हैं, इन कहानियों के लिए मैं अधिक दूर नहीं गया हूं। मैंने मेरे आसपास परिवेश से ही इनका वातावरण चित्रण किया है। और कहानी में ये कहते हैं कि एक संयोग है कि विभाजन के बाद भी भारतीय मुस्लिम समाज के भय, तकलीफ, भीतरी अंतर्विरोध या यंत्रणा और असंगतियों की कहानी इन्होंने लिखी। तो कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम देखते हैं कि क्या है बिरादरी का। इसका आरंभ ध्यान से सुनिए। बिरादरी कहानी का आरंभ 10-12 साल की उम्र के एक लड़के साबिर की पिटाई के दृश्य से होता है। इतना छोटा सा लड़का लात, घूसों, थप्पड़ों से पिट रहा है। 7-8 लोग तमाशा देख रहे हैं। 7-8 लोग ऐसे भी थे जो अपनी जबान से भी उसे पीटने में लगे हुए थे। एक तो वो मार खा रहा है, ऊपर से जबान से पीटने में लगे हुए। ऐसे में जो मैं पात्र है कथा का, वह पहुंचता है और त्रिपाठी के मारते हुए हाथ को पकड़कर पूछता है, क्या हो गया भाई, क्या हो गया? चोरी। किसी ने कहा चोरी। साला चोरी कर रहा था और क्या। और उधर लड़का चिल्लाए जा रहा है कि मैंने चोरी नहीं की साहब, अल्लाह कसम मैंने किसी चीज को हाथ नहीं लगाया, अल्लाह कसम कुछ भी नहीं किया मैंने, मैं नहाने गया था। त्रिपाठी और मानना चाहता था, पर मैं पात्र उसको रोकता है और क्या कहता है, क्या आखिर समझने तो दे यार क्या हुआ है, समझने दे पहले क्या हुआ है, फिर सारी बातों का सारा किस्सा पता लगता है। दरअसल त्रिपाठी के एक सहकर्मी, पड़ोसी और मित्र छुट्टियां मनाने कश्मीर गए हुए थे। चूंकि टीटी नगर में दिन दहाड़े चोरियां आम बात थी, लिहाजा अपने घर की चाबियां त्रिपाठी को दे दी थी उन्होंने। पहली रात त्रिपाठी वहां सोया था और अपनी अंगूठी वहीं भूल गया था। घर पर सेव करते वक्त उसे याद आया कि अंगूठी तो वो भूल गया है। उसी अंगूठी को लेने जब वो लौटा तो देखा कि अंगूठी स्टूल पर नहीं है बल्कि नीचे पड़ी हुई थी। और एक लड़का त्रिपाठी को देखकर गुसलखाने के पीछे दुबक रहा था। मैं पात्र को भी इस पर गुस्सा आता है, वो लड़के को डपटता है और आइंदा ऐसी हरकत न करने की चेतावनी देते हुए उसे डांट कर भगा देता है, चल हट यहां से, जा भाग। इस पर भीड़ में तीखी प्रतिक्रिया होती है। लोग मानते हैं कि ये तो उस लड़के को सह देना हुआ, वो चोरी भी किया है और उसको फिर भगा दिया। सबको लगता है कि उनके घरों में भी जो चोरियां हुई है वो वही लड़के ने किया है, उसी लड़के की दीन है।
फिर तो बर्मन, भट्ट, चौधरी, मोहल्ले के मौजूद हर आदमी ने उसे चोरी करते हुए देखा है। ऐसी घोषणा शुरू कर दी सबने कि हाँ मैंने भी देखा था। किसी की लकड़ियां, किसी की साड़ी, किसी का बल्ब चुराने वाला उन्हें मिल गया था, और उसको पुलिस पे सौंपने पर भी एक राय बन न सकी, क्योंकि वह नाबालिग है। नाबालिग को कैसे पुलिस पर सौंपे? अंत में भट्ट ने फॉर्मूला सुझाया कि उस शाख को ही काट फेंको जिस पर यह उल्लू बसेरा करता है। उसने राय को सलाह दी कि वो झुग्गी को ही क्यों ना हटवा दे जिसमें ये रहता है। हालांकि इस बात पर भी लोग किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे और अपने अपने घरों में लौट गए, क्योंकि सबको दफ्तर जाने की जल्दी थी। त्रिपाठी और मैं पात्र भी घर लौट आए और लड़के को लेकर बातचीत करते रहे, लेकिन पुलिस को फोन नहीं किया है अभी तक। पता चला कि लड़के की माँ सिद्दीकी साहब के यहाँ काम करती है और उसका मियाँ विधानसभा में चपरासी था, जो एक दिन अचानक मर गया था। मासूम बच्चों को लेकर वो कहाँ जाती, इसलिए सिद्दीकी साहब ने उसे घर पर लगा लिया था और उन्हीं की मदद से उसने झुग्गी भी बना रखी थी। उस झुग्गी में दोनों माँ बेटे रहते थे। बातचीत के बीच में पता चलता है कि साबिर की माँ त्रिपाठी से मिलने आई, और त्रिपाठी कहता है देख ली अपने लौंडे की करतूत। इस पर स्पष्ट करती है कि साबिर बता रहा है कि वो नहाने गया था साहब। त्रिपाठी जी, साबिर नहाने गया था। त्रिपाठी को लगा कि उसे झूठा बनाया जा रहा है। वो चीखने चिल्लाने लगा। इसी बीच में पात्र लड़के के बारे में पूछता है कि वो क्या करता है। साबिर की माँ बताती है कि वो एक दुकान में 2 रुपए रोज की मजदूरी पर सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक साड़ियों पर कढ़ाई का काम करता है। सुबह 7 बजे से रात को 9 बजे तक कढ़ाई का काम करता है। मैं पात्र को याद आता है कि लड़का तो बड़ा हुनरमंद है, इसको कढ़ाई आती है, क्योंकि एक दफा वो लड़का उसके पास साड़ियां लेकर जा चुका था। साबिर की माँ भी कहती है कि अल्लाह ने उसके हाथ में हुनर तो दिया है, लेकिन कोई वसीला नहीं दिया। इस पर त्रिपाठी कहता है कि पहले यह अपनी आदत तो सुधारेगा, तो मैं उसे अच्छी जगह काम दिला दूंगा। 2 के बदले 10 मिलेंगे, कौन सी बड़ी बात है। त्रिपाठी की इस बात को साबिर की माँ ने पकड़ लिया। फिर क्या था, माँ बेटे त्रिपाठी और मैं पात्र के घरों पर चक्कर लगाना शुरू हो गया। सब आपस में इधर उधर आने जाने लग गए, उसको लड़के को नौकरी लगाने के चक्कर में। उधर साबिर की माँ बड़ी परेशान, उसकी परेशानी बढ़ने लगी थी। उसने मैं पात्र को बताया कि मोहल्ले वाले उसकी झुग्गी को हटाना चाहते हैं। मोहल्ले वाले मैं पात्र से साबिर वाली घटना के दिन से चिढ़े हुए थे। उन्हें लगा था कि मियाँ के छोकरे को तरकीब से भगवा दिया, क्योंकि दोनों एक ही बिरादरी के हैं ना, इसीलिए साबिर ऐसा कर रहा है। यहाँ तक कि झुग्गी हटाने के लिए जो दरख्वास्त दी गई थी, उस दस्तखत कराने के लिए भट्ट मैं पात्र के पास नहीं गया था। साबिर की माँ मैं पात्र के पास आई थी, कहा था कि सिद्दीकी साहब दौरे पर गए हुए हैं, अब अपनी बिरादरी के होकर आप भी मेरे लिए कुछ करें तो। बिरादरी की बात सुनकर मैं पात्र चल रहा था। त्रिपाठी और मैं पात्र ड्राइंग रूम में बैठकर आम चुनाव की बात करते हैं। बीच में एक हिंदू और एक मुस्लिम प्रत्याशी के प्रचार वाहन अपने अपने प्रत्याशी का प्रचार करते गुजरते हैं। एक हिंदू प्रत्याशी है और एक मुस्लिम प्रत्याशी। ऐसे ही माहौल में मैं पात्र को पता चलता है कि साबिर की माँ उससे मिलने आई है। वह रोए जा रही है और कुछ बताने के बजाय बस इतना कह रही है कि मियाँ से मिलवा दो, मियाँ से मिलवा दो। बाहर खड़ी हुई है। वह सुबह भी आई थी, तब मैं पात्र ने उसको टालते हुए कहा था कि देखेंगे देखेंगे। पर शाम को जब वो फिर से आ गई दोबारा, तो मैं पात्र क्या
कहकर उसे हटाए। पीने खाने के माहौल में उसने अपनी बीवी से कहा कि टालो यार उसे यहाँ से। गिलास में एक घूंट लेते हुए भी उसने कान बाहर लगे हुए थे। यहाँ उसकी बीबी कह रही थी, साबिर की अम्मा तुम सुबह मिल लेना, अभी तो वो सो रहे हैं। तुम सुबह मिल लेना, अभी तो वो सो रहे हैं। कहानी यहीं पर समाप्त होती। तो इसकी जो कथा वस्तु है, इसकी जो स्टोरी है, इससे स्पष्ट है कि ये नौकरी पेशा मध्यम वर्गीय लोगों के बीच की कहानी है। क्योंकि मिडिल क्लास में मध्यम वर्ग अपनी तमाम विसंगतियों और झूठ के आवरण में जीने को अभिशप्त है। आलोचना की गई। मधुरेश कहते हैं कि बिरादरी बिके हुए बुद्धिजीवियों पर व्यंग है। इनमें से कोई कभी कम्युनिस्ट रह चुका है, कभी कोई सोशलिस्ट रह चुका है, लेकिन ये सिर्फ पालतू है। मैं अपने को साबिर की बिरादरी का कहे जाने पर एतराज करता है। मैं कैरेक्टर जो है, क्या वो चोरों की बिरादरी का है? लेकिन साबिर जैसे लोगों के लिए कुछ भी न करने के मामले में जब वे सब एक बिरादरी के हैं, वे सब वीकेंड का सगल मनाते हैं और दूसरों की आमदनी पर टीका टिप्पणी के बावजूद विस्की की शाम को गुलजार करते हैं। तो कहानी में जो मैं पात्र आया है, उसको ही अंतर्विरोधी से तो समझो कि अन्य चरित्रों का खोखलापन भी उसकी हरकतों से सामने आता है। जो समाज में जाति धर्म की विभाजित रेखा खींची हुई है, जिम्मेदार वो यही वर्ग है। और बिरादरी कहानी में जो वातावरण दिखाया लेखक ने, सानी जी ने, वह बृहत्तर भारत में फैले तथा कथित बुद्धिजीवी नौकरी पेशा मध्यम वर्ग को केंद्र में रखकर है। साबिर की पिटाई बस गुसल खाने में पाए जाने की वजह से हुई थी, न कि वो कुछ चोरी करते हुए पाया गया या कुछ। एक 10-12 साल के नाबालिग लड़के को लात घूसों से इतनी पिटाई, उसके मरमरा जाने का संदर्भ बातचीत में आ गया है, साबित करता है कि कमजोरों को सताने में त्रिपाठी जैसा वर्ग चरित्र सबसे आगे है। और इसमें बहुभाषी लोग जो है प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि अपनी मूल प्रवृत्ति के सब समान है। हिंदू मुस्लिम की सांप्रदायिकता की सोच के संदर्भ में बेहद कट्टर है। यहाँ तक कि मोहल्ले में अपने ही बीच के मुसलमान साथी की तर्कपूर्ण बातों से वे परहेज करते हैं। पिटाई के बावजूद साबिर को अगर डपट कर भागने वाला मुस्लिम है तो उसे शक की निगाहों से देखा जाता है। माना जाता है कि वो उसे सह दे रहा है। यहाँ तक कि साबिर की झुग्गी हटाने के लिए दिए जाने वाले प्रार्थना पत्र भी उससे भनक तक नहीं लगते। किंतु बहुसंख्यक आबादी के दबाव का उस वर्ग के अन्य चरित्रों की तरह अपने को ढाल चुके मेरे पात्र में भी एक लजलीजा बने। तो कहानी जो एक संदर्भ में लिखी गई है वो और एक संदर्भ में यह कि साबिर को पुलिस को तो सौंपना दूर, पुलिस को कोई फोन भी नहीं करता है। पुलिस आती तो मामले को कुछ सॉल्यूशन निकलता। क्यों? क्योंकि चोरी प्रमाणित कर पाना संभव नहीं है। कहीं न कहीं ये सब जानते थे। साथ ही इतने छोटे से बच्चे की पिटाई का भी कोई हक नहीं है, कोई कानून नहीं है। कानूनन वही फंसते, मारने वाले ही फंसते। इस प्रकरण में कई इकाइयों चरित्रों की सेखी और कुंठा देखते बनती है। झूठ की आड़ में सिर्फ बातें ही बातें हैं। आप छोटी सच्चाई को पकड़िए कहानी पढ़ते पढ़ते। इसी झूठ और बड़बोलेपन में त्रिपाठी साबिर को अच्छी जगह काम दिलाने का वादा भी कर देता है और करता कुछ नहीं है। जबकि उसकी माँ कई बार आती है बेचारी, पहले भी सुबह भी आई, शाम को भी आई। त्रिपाठी और मैं पात्र जैसे दो मुंहे चरित्र पीड़ा में है। वे दुखी हैं कि भट्ट की तरह सरकार को कोल पर अपना
घर उतना नहीं भर पा रहे। इसलिए आम चुनाव की चर्चा में मैं पात्र की भट्ट के प्रति नफरत फूट पड़ी। चुनाव में भी प्रचार वाहन के माध्यम से सानी हिंदू मुस्लिम प्रत्याशियों के बहाने धार्मिक आधार पर वोटों का ध्रुवीकरण करने का संकेत देते हैं। तो ये छद्म है एक तरह का। दुनिया को दिखाने के लिए अच्छा, ईमानदार और शरीफ भी दिखना चाह रहा है। उसे चिंता भी है कि देश की प्रगतिशील ताकत दिन ब दिन कमजोर होती है। तो इस तरह दोहरे मानदंडों का जीवन जीने वाले लोग जब प्रगतिशीलता की आड़ में लाभ लेने की फिराक में रहेंगे तो प्रगतिशील ताकतें कमजोर तो होंगी ही। तो इसको समझिए जरा। मैं और साबिर की मां के बीच हुआ एक संवाद बताता हूं। साहब मैं किसके पास जाऊं? सुबह उस औरत ने रोते हुए मुझसे कहा था, सिद्दीकी साहब दौरे पर है और आपके सिवा कोई नहीं है हमारा यहाँ। तो जिससे देखो हाथ में तीर कमान लिए बैठा है, लोगों को तो जैसा कलेजा सफेद हो गया। जब अपनी बिरादरी के होकर आप भी मेरे लिए कुछ न करें तो। देख बिया, मैंने झुल्लाकर गुस्से में कहा था, बिरादरी बिरादरी की बकवास को तो तुम यहाँ रहने दो। क्या मैं चोरों की बिरादरी का हूं? क्या तेरा बेटा चोर है? अब त्रिपाठी और मैं पात्र के बीच बातचीत का अंश देखिए। वो तो साबिर की माँ और मैं पात्र, अब त्रिपाठी और मैं पात्र। यार मैं भट्ट का पक्षधर नहीं हूँ। त्रिपाठी ने मेरा रूप देख कर कहा था कि तुम्हारे गुस्से को भी समझता हूँ, लेकिन सवाल ये है कि भट्ट ही क्यों, कोई और क्यों नहीं, या वह व्यवस्था क्यों नहीं जिसके चलते ये छुट्टे सांड बने हुए हैं, या साबिर जैसे लोग पैदा होते हैं। क्या भट्ट अकेला है? क्या उसके साथ पूरी की पूरी बिरादरी नहीं है? और क्या तुम भी उस बिरादरी में शामिल नहीं है? असल में दोस्त हमारा तुम्हारा दर्द ये नहीं कि भट्ट सरकार को बोल रहा है, तकलीफ है कि हाय उसकी जगह हम क्यों नहीं हुई। तो यहाँ पर वर्ग कैटेगरी कर दिया गया समाज को बिरादरी में, और जो बिरादरी में बेहद बच्चे हैं। सबीर का चरित्र तो एक बहाना भरे है। दरअसल सानी ने इस साबिर के चरित्र के बहाने बड़े चोर, छोटे चोर तो पकड़े गए गुसलखाने में, पर बड़े बड़े चोरों को पकड़ा नहीं जाता। बड़े चोरों को पकड़ना बड़ा मुश्किल है। साथ ही हिंदू मुस्लिम की खाई की ओर संकेत भी किया गया है, जो अभी तक भरी नहीं है। आज भी कहीं ना कहीं एक बार बीच में खाई है हिंदू मुस्लिम की फीलिंग्स के अंदर। सोच हमें बदलनी है। खोखले दावों के बावजूद सच की पक्षधरता की आवाज उठाने से हम डरते हैं। मैं पात्र भी साबिर की मां की मदद न करने, अपने को बिरादरीवाद से बचना चाहता है। मैं पात्र क्यों नहीं करता है? अगर करेगा हेल्प तो कहेंगे कि ये इसकी बिरादरी का है। उसके लिए साबिर के घर की कोई गरीबी कोई मायने नहीं रखती। वह उसे गरीब के रूप में या कमजोर के रूप में न देखकर मुसलमान के रूप में देखता है। तो ये बिरादरीवाद की संकीर्ण सोच के ऊपर नहीं उठ पाया है। और कहानी का समाप्त भी लेखक ने इसी तरह से दिखाया कि मैं पात्र का जो झूठ है उसी से ही कहानी समाप्त है। किस तरह से कहती है वो, मैं पात्र की पत्नी की साबिर की अम्मा तुम सुबह मिल लेना, अभी तो वे सो रहे हैं। तो सानी ने जो बताया कहानी में, इसकी जो भाषा शैली है इससे स्पष्ट है कि भाषा के स्तर पर तो आम बोलचाल के शब्दों का इस्तेमाल किया है, और इतनी सरल भाषा में जो बात चिन्हित करते हैं वे, उसके अंतर्गत जो संकेत दिखाए हैं, कहानी की बनावट हमें बोझिल नहीं लगती।
प्रतीक इतने इजी हैं कि हमें समझ में आ जाते हैं। कहानी का नाम दिया गया बिरादरी, जितना स्थूल लगता है उतना है नहीं। बिरादरी के बहाने ये एक वो शब्द है जो बहुत बड़ी मीनिंग रखता है। कहानी को पढ़ने से आप पता चलेगा सिर्फ जाति धर्म तक सीमित नहीं है, बल्कि उसकी आड़ में एक बिरादरी फल फूल रही है जिसे पहचानने की जरूरत है। बिरादरी कहने से सिर्फ जाति धर्म को नहीं समझा, ये और एक कैटेगरी है जो फल फूल रही है। बातचीत शैली में लिखी गई ये कहानी, इस्तेमाल किया गया है इसमें संवाद महत्वपूर्ण हो गए हैं। बातचीत में आने वाले मुहावरे, उससे जुड़ी शब्दावली, मुहावरेदार, ये सब बातें आता है। जैसे मेरा खून खोल रहा है, रांड का बेटा सांड, उस साग को ही काट डालो जिस पर उल्लू बसेरा करता है, जो आपके भी कान काट दे वो बच्चा कैसे हुआ। ये सब जो मुहावरेदार भाषा का प्रयोग किया आसानी में, कहानी बड़ी सजीव लगती है। चलतापन बोलचाल के उर्दू शब्दों को भी यहाँ पर प्रयोग करते हुए, तो सानी की कहानी संग्रह में अगर हम देखते हैं, बबूल की छांव में प्रकाशित ये कहानी बिरादरी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है जिसमें मुस्लिम बच्चे साबिर और उसकी माँ और मैं पात्र के सहारे जाति धर्म में बटे समाज का चित्रण किया गया है। बर्मन, भट्ट, चौधरी, मैं पात्र की बीवी और त्रिपाठी जैसे चरित्र अपनी अपनी जिंदगी में झूठ के साथ खड़े हुए हैं। वो लोग झूठ का साथ देते हैं। भ्रष्ट व्यवस्था में सब अवसरवाद और चोर हैं, किंतु बिना चोरी किए हुए ही एक बच्चे को चोर घोषित करके पीटते हैं, जबकि वो खुद चोर हैं। उस व्यवस्था में वास्तव में सब के सब चोरों की बिरादरी के हैं, क्योंकि सब के सब भ्रष्ट हैं। आर्थिक और नैतिक दोनों स्तर पर उनमें कोई भी मॉरलिटी नहीं है। इस तरह से एक बच्चे को पीटा जाता है। इस खास बिरादरी की फसल जाति धर्म की बिरादरी में ये खाद पानी से फलती फूलती है। राजनीति में इससे अछूती नहीं है, उस पर राजनीति की जाती है, साबित करना ही कहानीकार का उद्देश्य है। इसलिए बिरादरी कहानी का जो शीर्षक है बहुत गहरे अर्थ में संकेत देता है। कहानी की भाषा बड़ी सरल है, सहज है। वर्णन और चित्रण दोनों शैलियों का प्रयोग हुआ है। कहानी में मुहावरे, प्रतीक और बिंब भी आते हैं। तो कहानी आप पढ़िएगा जरूर। कहानी से अगर कुछ प्रश्न उत्तर आते हैं तो वह यह कि बिरादरी कहानी की कथा वस्तु, बिरादरी कहानी की समीक्षा, बिरादरी कहानी के शीर्षक का जो है कहाँ तक सार्थक है, ये आज है। अगली कहानी है हंसा जाई अकेला। मार्कंडेय जी की कहानी बहुत ही अच्छी कहानी है। परिवेशगत यथार्थ को दर्शाते हुए इस कहानी का मुख्य पात्र हंसा और सुशीला के अंतरंग परिचय के बारे में मैं आपको बताऊंगा। मार्कंडेय के बारे में पहले जानते हैं कि मार्कंडेय नई कहानी आंदोलन के प्रगतिशील धारा के कैसे महत्वपूर्ण कथाकार हैं। ये एक ऐसे उल्लेखनीय कथाकार हैं जो गांव से शहर में आए हुए कहानीकार हैं, जिन्होंने अपनी रचना में ग्रामीण संवेदना और यथार्थ को प्रमुखता के साथ चित्रित किया है। सामान्य जन के दुख दर्द को बड़ी सच्चाई के साथ अंकित।
तो आज नई कहानीकार के रूप में मार्कंडेय जी को अगर हम देखते हैं, तो एक नए कहानीकारों के बीच ये आदर्श के साथ उल्लेखनीय कहा जाता है कि जब कमलेश्वर की प्रेरणा से दुष्यंत कुमार ने कल्पना के जनवरी 1955 में जब कहानी पर एक लेख लिखा था, तो नई कहानी पर चर्चा आई थी। तभी मार्कंडेय ने भी कल्पना में छद्म नाम चक्रधर से कहानी पर टिप्पणियां लिखी और नई कहानी को एक भटकी हुई विधा कहा था। और क्या लिखा था कि वो अंधेरे में टटोल रही है। नई कहानी के बारे में ये कहा था और उसकी दिशा बहुत स्पष्ट नहीं है। क्योंकि नई कहानी आंदोलन को गति देने वाले कहानीकार हैं हमारे कमलेश्वर, वो यूपी के मैनपुरी से, और मार्कंडेय जी जौनपुर के बराई नामक गांव से इलाहाबाद आए थे। कमलेश्वर और मार्कंडेय दोनों ही हम उम्र थे, लेकिन कमलेश्वर ने मार्कंडेय से पहले अपनी स्थिति बना ली थी, वो थोड़े फेमस हो गए थे, और मार्कंडेय ने 1952 के आसपास कहानी लिखना शुरू किया। जल्द ही ग्रामीण जीवन के यथार्थ और संवेदनात्मक ढंग से अंकित करने वाले कथाकार के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली थी मार्कंडेय। इनका पहला कहानी संग्रह दान फूल 1954 में प्रकाशित हुआ था और इस संग्रह पर उन्हें बहुत फेमस हो गए, बहुत ख्याति मिली। गांव और जिंदगी पर बहुत सारी कहानियां लिखी है इन्होंने। इसके बाद महुए का पेड़, हंसा जाई अकेला, भूदान, अनेक कहानी संग्रह प्रकाशित हुए। ग्रामीण जीवन यथार्थ को अंकित करने वाले मार्कंडेय ने गांव के बदलते हुए यथार्थ और गांव की हार्दिक हार्दिक छवि को संवेदनात्मक ढंग से चित्रित किया है। उनका ग्रामीण यथार्थवादी कहानियों में क्या है? गांव की सौंधी मिट्टी की महक, जहां हरे भरे खेत हैं, धान की गेहूं की बालियां के बाहर घर के चलकर लौट कर आती हुई गांव का रंभाना, तो दूसरी ओर एक भयानक खामोशी धू धू कर जलते सिवान, ढहती हुई सामंती व्यवस्था, ये सब वो दिखाते हैं। मार्कंडेय ने ग्रामीण जीवन की कहानियां लिखी। ग्रामीण जीवन के एक सच्चे कथाकार हैं मार्कंडेय। एक तो शहरी जीवन से की भी इनकी कहानियां बहुत महत्वपूर्ण है। सतह की बातें, सूर्या, तारों का गुच्छा, आदर्श नायक। तो कहानी हंसा जाई अकेला मैं आपको बताता हूँ, इसके ऊपर चर्चा करते हैं। हमारे ग्रामीण जीवन के कथाकार ने क्या चित्रण करके दिखाया है इसमें मार्कंडेय के बारे में हम जान सकेंगे इसे पढ़ने पर। यह सर्वाधिक चर्चित कहानी रही है हंसा जाई अकेला, क्योंकि मार्कंडेय सामान्य जन के दुख दर्द को बहुत ही सहानुभूतिपूर्ण ढंग से चित्रित करने वाले कथाकार हैं। और ये कहानी उनकी इस दृष्टि और संवेदना का अच्छा पता देती है। यहाँ पर हंसा नामक जो एक व्यक्ति है, हंसा की व्यथा कथा को बड़े मार्मिक ढंग से चित्रण कर कर दिखाया है। हंसा गांव का एक अति सामान्य और भाग्य का मारा हुआ व्यक्ति है, और उसके परम हितैषी बाबा उसकी एक छोटी सी गलती पर अपने आप से झुंझलाते हुए कहते हैं, समझाते समझाते उम्र बीत गई, पर यह माटी का माधो ही रह गया। ससुर मिले तो कसकर मरम्मत कर दी जाए आज। इससे हंसा का छोटा सा परिचय मिल जाता है तुमको। देखो, बहुत समझाते बुझाते हैं बाबा, पर वो मिट्टी का माधो ही रह गया है। यानी बड़ा ही सीधा साधा, ससुरा जैसा संबोधन तो उसके लिए सहज हो गया है।
जिसमें हम लाड प्यार दुलार के साथ साथ उसकी निम्न दशा का भी बोध छिपा हुआ है। समाज में अत्यंत सामान्य जीवन जीने वाला हंसा एक दिन बाबा और अन्य लोगों के साथ मजगमा का दंगल देखकर लौट रहा था कि रास्ते में एक तो रात, दूसरा रतौंधी होने के कारण एक बूढ़े की बहू से टकरा गया। रात को टकरा गया होगा, वह चीख उठी। उसके ससुर ने लोगों को दौड़ा दिया। लोग किसी तरह भागते दौड़ते आगे निकल गए। बाद में गिरते पड़ते हंसा भी अपना प्रिय गीत गाता गाता हुआ पहुंचा। लोगों ने उसकी बड़ी खिल्ली उड़ाई। मगनू ने कहा, सरऊ सांड हो रहे हैं और मर्द मेहरारू में भी तुम्हें भेद नहीं दिखाई पड़ता रे। उसने बड़ी मासूमियत और सच्चाई से उत्तर दिया, नहीं भाई, जब ठोकर खाकर गिरने को हुए ना, मैंने सहारे के लिए उसको पकड़ लिया। फिर जो मालूम हुआ तो सब हकबका रहे। तभी बुढ़वा ने एक लाठी जमा दिया। खैर कहो, निकल भागा। मगनू ने फिर करारा व्यंग किया, चलो और क्या, मेहरारू को छू तो लिया, ससुरे की किस्मत में तो लिखी है नहीं। हंसा के इस दुर्भाग्य से पूरा गांव वाकिफ है कि सब लोग उसके प्रति सहानुभूति रखते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं और उसी से बात व्यवहार करके तरह तरह के मनोरंजन करते हैं। बच्चे भी उसे हंसा दादा कहकर चिढ़ाते हैं। जब वो कुर्ता पहनकर निकलता है तो गांव के लड़के उसी तरह उसका पीछा करने लगते हैं, जैसे किसी भालू का नाच दिखाने वाले मदारी का। लड़के कहते हैं, हंसा दादा दुल्हा बने हो, दुल्हा। और नन्हे नन्हे चूहे की तरह उसके शरीर पर रेंगने लगते हैं। कोई चिटिया उखाड़ता है, कोई कान की पूरी उंगली डाल देता है कान में, कोई लकड़ी के टुकड़े से नाक खुजलाने लगता है, तो कोई उसकी बड़ी बड़ी छातियों को मुंह में लेकर जो है हंसा माई का नारा लगाने लगता है। लोगों और बच्चों के बीच इस तरह हंसी और उपहास का पात्र बना हुआ हंसा बाबा के पास इसलिए बराबर उठता बैठता है क्योंकि उसके यहाँ देश विदेश, रामायण महाभारत और गनी महात्मा की बात होती है और उसमें इन सब में गहरी दिलचस्पी है। हंसा को गांव गिराव में हंसी का पात्र बना हंसा गांधी का भक्त है और जब उसे पता चलता है कि कांग्रेस का प्रचार करने के लिए सुशीला बहन आ रही है तो वो ढोलक बजा बजा कर लोगों को न केवल सूचना देता है बल्कि अच्छी खासी भीड़ इकट्ठा कर लेता है। सुशीला ने भी जोशीला भाषण दिया। ग्राम मंडली ने मार्मिक गीत गाया, बिन विद्या के भारत देश दिन दिन तेरी ख्यारी रे। कीर्तन प्रवचन सुनकर हंसा देर तक खोया बैठा रहता था। रात में हंसा के घर पर भोज हुआ, पूरी तरकारी बनी। जब पूरी बनाने के लिए घी की तलाश शुरू हुई तो हंसा ने सुशीला की मदद की। इसी तलाश में रतौंधी तो हो रही है, एक बीमारी है। रात के कारण हंसा सुशीला से फिर टकरा गया और फिर दोनों अंधेरे में परस्पर ऐसे लुढ़के कि कभी वो लुढ़कता कभी वो लुढ़कती है। ये वाली हालत हो गई कि सवेरे अंगनों ने हल्ला मचा दिया कि उलट दिया हंसवा ने कल रात। इस घटना से हंसा और सुशीला में अंतरंगता कायम हो गई। और क्यों ना कायम होती, एक बिना मेहरारू का था और दूसरी विधवा थी। सुशीला से अंतरंगता हो जाने के कारण चुनाव में हंसा की गहरी रुचि हो गई। उसने जनता के कांग्रेस का इस तरह प्रचार किया, जनता में कांग्रेस का इस तरह प्रचार किया कि कांग्रेस जीत गई और राजा साहब हार गए। ये सुशीला के साथ साथ हंसा की बड़ी उपलब्धि थी। किंतु इस उपलब्धि के बावजूद हंसा की जिंदगी में जो खुशी नहीं आ सकी। चुनाव के दौरान ही सुशीला को निमोनिया हो गया। हंसा ने बड़ी दौड़ भाग की, खूब सेवा की, किंतु सुशीला को वो बचा नहीं सका। हंसा के लिए बहुत बड़ा हादसा।
उसका दिल टूट गया, वो पागलों की तरह हंसने लगा। उसका मकान ढह गया, खेत में घास उगाई और वो इधर उधर घूमते फिरते पागल सा गाने लगा, हंसा जाई अकेला। हंसा अकेला पैदा हुआ है, जीवन भर अकेला रहा और दो के साथ जीने की उम्मीद बंधी ही थी कि फिर अकेला हो गया। इस संसार में अकेला और इस संसार से अकेला जाने वाला भी हंसा जाई अकेला। यही इसकी कहानी की कथा वस्तु है। तो कथा की जो संरचना की हमारे लेखक मार्कंडेय जी ने, कहानी के केंद्र में हंसा की जो व्यथा है, जो समाज का बड़ा ही सामान्य उपेक्षित और एक तरह से अभागा प्राणी है, इसी अभागे के माध्यम से सहानुभूति एवं करुण चित्र प्रस्तुत करने के लिए मार्कंडेय जी ने कहानी का ताना बाना बुना है। पहले पहले तो कहानी में हम हंसा को देखते हैं कि मजाक का पात्र बनाया गया है कहानी। जैसे जैसे आगे बढ़ती है, हंसा का चित्र समाज में एक इंपॉर्टेंट, प्रतिभाशाली, प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में उभरता है और कांग्रेस की प्रचारिका सुशीला के गांव में आने के साथ ही कहानी व्यक्ति के यथार्थ से विस्तृत होकर राजनीतिक यथार्थ में बदल जाती है और हंसा सामान्य व्यक्ति से उठकर एक प्रभावशाली कार्यकर्ता बन जाता है। वही सभा जुटाता है, रामलीला का नया अर्थ देता है, चुनाव में कांग्रेस की विजय सुनिश्चित कराता है। इन्हीं प्रसंगों के बीच हंसा की व्यक्तिगत जिंदगी में एक नया अर्थ पाती हुई चित्रित होती है, लगभग उसके अभागेपन को मिटाती हुई। किंतु दुर्भाग्य यह कि जब हंसा अपने जीवन की सार्थकता पा रहा होता है, तभी उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी सुशीला बहन का देहांत हो जाता है। हंसा की सारी दौड़ धूप व्यर्थ हो जाती है, उस पर दुख का पहाड़ टूट पड़ता है। चुनाव में सफलता के बावजूद गम में पागल हो जाता है। इस तरह मनोरंजन वातावरण से शुरू हुई कहानी, हंसा की कहानी समाज राजनीतिक यथार्थ से होती है, करुणा के उस बिंदु पर समाप्त होती है जहां पर सारी चीजें व्यर्थ लगने लगती है और पाठक हंसा की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में से शोक में डूब जाता है। कहानी के आरंभ में जब हंसा गाता था कि हंसा जाई अकेला ई दोहिया न रही, तब निर्वेद नहीं, जीवन राग जगता था। और कहानी के अंत में जब वही सेंटेंस आता है, हंसा जाई अकेला गाता फिरता है, तो तब दुख, करुण और अवसाद छा जाता है। हंसा का पूरा जीवन संघर्ष एक दुखद अध्याय बनकर जाए। कहानी का स्टार्टिंग बड़े ही रोचकता के साथ, सरसता के साथ आरंभ किया कहानी में, वह धीरे धीरे गंभीर होती जाती है। राजनीतिक घटना चक्र के बीच आने के बावजूद राजनीति नहीं होती है कहानी में। हंसा के व्यक्तित्व को एक नया रंग के रूप में आप देख पाते हैं। कहानी के भीतर आए हुए प्रसंग मूल कथा को अधिक मार्मिक और प्रभावोत्पादक बनाते हैं। हंसा जाई अकेला दुखद परिणति को सार्थक रूप में और दुखद बना देता है। तो नई कहानीकारों के बीच में जब आलोचना होती है कहानी के नए रूप विधान पर विस्तार करते हुए, तो नई कहानी का एक स्थूल चित्रण दिखाया यहाँ पर गांव के परिवेश को। ये कहानी एक मार्मिक प्रभाव छोड़ती है, जो कि मार्कंडेय जी ने इसमें बड़ी बारीकी से जो है कहानी को बुना है। छोटे छोटे रस भरे चुटीले और व्यंग्यपूर्ण संवादों से कहानी बनाई गई। तो कहानी का जो शीर्षक दिया गया, ये एक निर्गुण पद है, हंसा जाई अकेला। निर्गुण पद की पंक्ति को कहानी का शीर्षक बनाना, जो कि निर्वेद भाव को उद्दीप्त करता है। किंतु हंसा जिस तरह से गाता रहता है ना, उसकी जिंदगी को सार्थक करने का ये स्वर है। भौजी जब उसे समझाती है, अब हंसी टिटोली छोड़कर ब्याह करो हंसा, जब तक देह कड़ी है दुनिया जहान है, नहीं तो रोटी के भी लाले पड़ जाएंगे। कहते क्यों नहीं अपने भैया से।
गूंगे, बहरे, कुत्ते, बिल्ली सबका तो ब्याह रचाते रहते हैं, पर तुम्हारा ब्याह क्यों नहीं करते? खेत, जगह, जमीन सब तो है। तब रात के सन्नाटे में हंसा के कानों में भौजी की बात गूंजती है। वो करवटें बदलता है और अपने जीने का अर्थ भी तलाशने लगता है। यही तलाश उसे जिंदा दिल और कर्मठ बनाती है। किंतु कहानी के अंत तक आते आते हंसा जाई अकेला शीर्षक जो निर्वेद में घनीभूत हुआ था, वो जीवन राग से जीवन विराग के बीच के तनाव में रेखांकित हो गया। इसीलिए शीर्षक और उसे सार्थक करती है, हंसा जाई अकेला। तो हंसा का जो व्यक्तित्व है, हंसा का जो चरित्र है, हंसा समाज का एक साधारण व्यक्ति है, किंतु जितना साधारण है वो उतना अनूठा भी है, अर्थवान भी है। साधारण तो इतना कि सब उसका मजाक उड़ाते हैं, बच्चे, बूढ़े, किंतु वो किसी की बात बुरा नहीं मानता, सबकी गालियां सुनता है। सब बुजुर्गों को इस दुआ से उसे मोह है। गांव के बूढ़े बुजुर्ग उस पर दुआ करते हैं, यानी बूढ़े बुजुर्गों को गाली को वो दुआ मानता है। बच्चों को जब उसे हंसा दादा दुल्हा बने हो दुल्हा कहते हैं तो उसके शरीर पर नन्हे नन्हे चूहे की तरह रेंगते हैं, तब भी उसको बुरा नहीं लगता है। बड़ा ही साधारण है। और उसका अगर चरित्र चित्रण किया लेखक ने तो देखो कैसा बड़ा ही चिट्टा तगड़ा काला आदमी था। उसके चेहरे में मटर सी आंखें, आलू सी नाक और व्यक्तित्व के विस्तार में बहुत सीमित कर देती है। सीने पर उगे हुए बाल किसी भीट पर उगी हुई घास का बोध कराते हैं। घुटने तक की धोती और मार्किन का दुगच्ची गमछा उसका पहनावा है। अपनी इसी कद काठी और सामान्य रहन सहन के कारण वो लोगों के हास परिहास का विषय बना हुआ है। लेखक के शब्दों में उसके पास खेती है, बारी है, बलिष्ठ शरीर है, घर द्वार है, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि उसकी शादी नहीं हुई। तो बाबा जी सच कहते हैं, एक पर एक मेहरारू के बिना बिल्ला की तरह घूमता रहता है। उसके उस बिल्लेपन का लोग मजाक उड़ाते हैं। तो हंसा भले अविवाहित किसी औरत को कभी न छुआ हो, लेकिन वह बाबा किसी मर्यादा का निर्वाह करता है। बूढ़े की बहू से टकराने पर वो पश्चाताप करता हुआ अपने अंतर मन में कहता है कि जानबूझकर तो कुछ किया नहीं मैंने। हम तो भैया को तरह मेहरारू को आंख उठाकर भी नहीं देखते। यह रतौंधी साली जो न कराई, पराई औरत पर निगाह न डालना उसके मर्यादावादी होने का प्रमाण है। एवं वो मर्यादा का भरसक निर्वाह करता है। लेकिन एक बार सुशीला जी के गाने को सुनकर उसका मन जरूर मथने लगा और हंसा खो गया। सुशीला का साल भर पहले का गाना, जागा हो बलमुआ गांधी टोपी वाले आई गई ले, उसके होठ पर थिरक उठा। सांवला सांवला सा रंग था, लंबा बाल, छठहरा बदन, रूखे से बाल और तेज आंखें, कैसा अच्छा गाती थी। हंसा सोचता रहा। इसलिए जब दोबारा सुशीला जी चुनाव प्रचार के लिए आई ना, तब हंसा ने सारा जिम्मा अपने सिर पर ले लिया और लोगों को बटोरने और रात के भोजन कराने की व्यवस्था उसी के घर में ही। सुशीला जी का कीर्तन प्रवचन का कार्यक्रम संपन्न हुआ। हंसा उनकी मधुर आवाज में खो गया। खंजड़ी की डिम डिम और झांझ की झकार उसके कानों में गूंजती रही। सुशीला का पहना स्वर उसके हृदय को बेधता रहा। और यही हुआ उस दिन कि सुशीला के साथ अंधेरे में घी ढूंढते ढूंढते वो चारपाई से ठोकर खाकर गिर पड़ा और सुशीला जी उसे उठाकर आगे चलती है। तब वह रोमांटिक अनुभूति से भर जाता है। तो कहानी आप पढ़ेंगे तो पूरी दिलचस्प कहानी है। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, जिसके माध्यम से लेखक ने हंसा जैसे चरित्र के माध्यम से हमें बहुत कुछ बचाने की कोशिश की है और नई कहानी
में एक महत्वपूर्ण अंक है ये कहानी। हंसा के अतिरिक्त अन्य चरित्र भी है कहानी में। थोड़ी थोड़ी देर के लिए आते हैं, सारे पानी के बुलबुलों की तरह। बाबा दंगलबाज, इसी प्रकार सुशीला, जो एक विधवा स्त्री है, कांग्रेस की प्रचारिका है, अच्छा गाती है। तो हंसा जो है अपने परिवेश के कारण ऐसा बने, परिवेशगत यथार्थ को दिखाया है लेखक। ग्रामीण जीवन के यथार्थ की मार्मिक कहानी है हंसा जाइए। मार्कंडेय के पास ग्रामीण जीवन का न केवल अनुभव था, बल्कि उनके जीवन का भोगा हुआ पल है ग्रामीण जीवन। इसी विशेषता के कारण आज जो है वे हंसा जैसे चरित्र का जीवंत रूप चित्रित कर सके हैं हमारे सामने। तो ग्रामीण जीवन की कहानी, हंसा जाई कहानी मार्कंडेय जी की एक सफल कहानी का उदाहरण है। मार्कंडेय जी समाज के उस व्यक्ति के साथ खड़े हैं, आप ध्यान दीजिए, देखिए, जो श्रमजीवी और निश्चल है उसके साथ खड़े हैं। हंसा के प्रति उनमें अपार करुणा है, वो उनकी सहानुभूति का आलंबन है। ये कहानी हमें क्या दिखाती है कि जिस सामान्य व्यक्ति को लोग अर्थहीन, मीनिंगलेस, उपेक्षणीय और हास परिहास का पात्र समझते हैं, वो भले ही भाग्य का मारा हो, लेकिन अपनी मेहनत और जज्बात में वो सच्चा है। वो राजनीति के दंगल में भी निर्णायक की भूमिका निभाता है। ये कहानी लघु मानव को, जिसको आप छोटा समझते हैं ना, उसको प्रतिष्ठास्पद बनाती है, और उसी के साथ साथ आजाद भारत के राजनीतिक चरित्र को भी उद्घाटित करती है। भले ही हंसा का यह सच हो कि वो अकेला जाएगा, वैसे तो ये सबका सच है, जो आया है अकेला वो अकेला ही जाएगा, और देश दुनिया में उसका कोई नहीं है। लेकिन कहानी की सफलता ये है कि वो पाठक में हंसा के प्रति गहरी सहानुभूति और लगाव पैदा करती है। हंसा का पागलपन पाठक की चेतना को झंकृत कर देता है। हंसा अपनी लघुता में भी महान हो जाता है। ये कहानी मनुष्यता का पोषण करती है, मानवीय संवेदना को बढ़ाती है, सरलता और सादगी का सौंदर्य रचती हुई ये कहानी स्वातंत्र्योत्तर हिंदी कहानी, नई कहानी में नई जमीन और नई चेतना दी। प्रेमचंद की कहानियों को आपने पढ़ा MSD 10 में। प्रेमचंद के ग्रामीण यथार्थ को और अधिक घने हैं, आत्मीय और बिंबात्मक रूप से प्रस्तुत करने के कारण उनकी कथा परंपरा एक नया प्रस्थान बिंदु रखती है। परंतु मार्कंडेय जी का भी महत्व कहीं कुछ कम नहीं नजर आता। तो कहानी की चर्चा यहीं तक है। हंसा जाई अकेला कहानी से अगर कुछ प्रश्न आता है तो इसके प्रमुख चरित्र के संबंधित प्रश्न आएंगे, हंसा से संबंधित, और ग्रामीण जीवन के यथार्थ के बारे में क्वेश्चंस आ सकते हैं, और मार्कंडेय जी के बारे में, नई कहानी के बारे में आ सकता है क्वेश्चन। अब है हमारी अगली कहानी की चर्चा, जिसकी हम करने जा रहे हैं। महिला कथाकारों के रूप में शीर्ष स्तर पर पहुंच चुकी लेखिका, कहानीकार मन्नू भंडारी जी की कहानी यही सच है। यही सच है कहानी के माध्यम से आप
मनोवैज्ञानिक यथार्थ का विश्लेषण कर सके, जिसके माध्यम से मन्नू जी के कथ्य और शिल्प दोनों से आप परिचित हो सके। नई कहानी आंदोलन से जुड़ी हैं मन्नू भंडारी जी। परंतु मन्नू भंडारी स्वयं इनकार करते कि मैं तो नहीं जुड़ी। जब उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था, उन्होंने कहा कि नहीं, मैं नहीं जुड़ी हुई हूँ नई कहानी से। जब मैंने 1955-56 में लिखना शुरू किया था ना, मेरी रचनाएं तो 1964 के बाद यानी दिल्ली आने के बाद हुई। हाँ, इसमें कोई संदेह नहीं कि मेरे लिखने की शुरुआत जरूर नई कहानी के दौर में हुई थी। तो कहानीकार मन्नू भंडारी जो नई कहानी आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर रही हैं, उनकी कहानियों में आंदोलन को गति एवं शक्ति दिए। जब 1955-56 में इन्होंने लिखना शुरू किया, वो तो नई कहानी का दौर ही था और उस समय नई कहानी की चर्चा प्रतिष्ठित हो चुकी थी। नई कहानी के जिस नए अनुभव, संवेदना, नए दृष्टिकोण और शिल्प की आवश्यकता पर बल दिया गया था, वो मन्नू भंडारी की कहानियों में था, विद्यमान था। इसीलिए हम मन्नू भंडारी जी को नई कहानीकार मान रहे हैं। मन्नू भंडारी के 4 कहानी संग्रह प्रकाशित हुए थे। मैं हार गई, यही सच है, एक प्लेट सैलाब और त्रिशंकु। इसके अलावा उनकी चुनी हुई कहानियों के 2 संग्रह प्रकाशित हुए हैं, मेरी प्रिय कहानियां, श्रेष्ठ कहानी। और इनके उपन्यास है आपका बंटी, महाभोज और एक उपन्यास 1 इंच मुस्कान। और यह मन्नू भंडारी जी और राजेंद्र यादव के सहलेखन का परिणाम कहना चाहिए कि ये उनके सहजीवन के सृजन है। 1 इंच मुस्कान को उन्होंने दोनों ने मिलकर लिखा है। मन्नू भंडारी अपने समय का जो जीवन यथार्थ को चित्रण करने वाली ऐसी लेखिका हैं जो न लिखने का ढोंग दिखाती है, न कि बड़बोलापन है उनका। जिस तरह जीवन को वो खुद जीती है ना, वैसा ही वो दिखाती है, दिखाती है। उनकी जो कहानियां पढ़ोगे, मैं हार गई या फिर रानी माँ का चबूतरा, अकेली स्त्री सुबोधनी, एक कमजोर लड़की की कहानी, सियानी बुआ, तो आप उनकी कहानी कला के बारे में जान जाए। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय समाज में जो जीवन मूल्यों में जो परिवर्तन हुआ है और हमारा राष्ट्र जिन परिस्थितियों से गुजरा है, उन सबका चित्रण मन्नू भंडारी की कहानी में देखने को मिलता है। और महाभोज जैसे उपन्यास में विशेष रूप से अंकित किया। तो मन्नू भंडारी की जितनी भी कहानियां हैं, क्योंकि ये खुद एक नारी है, तो नारी जीवन की त्रासदी को बहुत बारीकी से जानती है। मान लीजिए अगर हम लिखते हैं किसी नारी के बारे में, तो हम बड़ा चढ़ा कर भी लिख देंगे, पर उसके अंदर की अनुभूति को हम नहीं लिख सकते। एक नारी जब अपने अपने मन की व्यथा को लिखती है, तो वह ज्यादा ऑथेंटिक बन जाती है। नारी जागरण का एक प्रमुख तत्व विकसित हुआ है इनकी कहानियों में। तो यही सच है कहानी में क्या है, देखो मैं बताऊं। यही सच है कहानी में दीपा नाम की एक ऐसी लड़की है जो अंतर्द्वंद की कहानी, उसके अंतर्द्वंद की कहानी है, जो अपने पहले प्रेम निश्चित से निराश होकर, एक से प्रेम करती थी पहले निश्चित से, उससे निराशा हुई तो नए व्यक्ति संजय से प्रेम करने लगती है। पटना की रहने वाली है दीपा।
जब अपने शोध कार्य के लिए कानपुर आ जाती है, रिसर्च का काम करती है, पटना से कानपुर आ गई, तब ऑफिस के काम करने वाले संजय से उससे प्रेम हो जाता है। समस्या तब खड़ी होती है जब एक बार दीपा को नौकरी के लिए इंटरव्यू देने के लिए कलकत्ता जाना पड़ता है। दीपा समझ नहीं पाती कि क्या करूं, क्योंकि कलकत्ता में उसकी हेल्प करने वाला कोई नहीं है। क्या करूं? ले देकर वहां इसकी सहेली ईरा है। संजय उसे याद दिलाता है कि वहां निशित भी तो है। अरे दीपा, कलकत्ता में तो निशित है। दीपा झुंझला जाती, होगा, हमें क्या करना है उससे और निशित से। और यह भी कह देती कि देखो संजय, मैं 1000 बार कह चुकी हूं कि उसे लेकर मुझसे मजाक मत किया करो तुम। किंतु जब वो कलकत्ता जाती है और शाम को ईरा उसे कॉफी हाउस में ले जाती है, तब अचानक उसे निशित मिल जाता है। कलकत्ता गई वो ईरा के साथ मिलना जुलना हुआ, जब कॉफी हाउस में गए तो निशित मिल गया। निशित उसकी पूरी हेल्प करता है। अपने को वो निशित के करीब महसूस करने लगती है, परंतु निशित उससे उदासीनता की दूरी बनाए रखता है। निशित उसकी भरपूर मदद करता है और उसे आश्वस्त करता है कि उसकी नौकरी लग जाएगी, क्योंकि उसने जहां जैसी सिफारिश करनी चाहिए थी कर दी थी निशित ने दीपा के लिए। इंटरव्यू देकर दीपा कानपुर लौट आई। वापस जाते समय ट्रेन पर शी ऑफ करने के लिए निशित भी आया, किंतु उसने उस तरह का व्यवहार नहीं किया जिसके लिए दीपा तड़प रही थी। ट्रेन के छूटते छूटते वो गाड़ी के साथ कदम आगे बढ़ाता है और उसके हाथ पर धीरे से अपना हाथ रख देता है। गाड़ी चल देती है। निशित के उस हल्के स्पर्श से विभोर हुई दीपा मन की गहराइयों में डूब जाती है। मन करता है कि चिल्ला पड़ूं, मैं सब समझ गई। जो कुछ तुम इन 4 दिनों में नहीं कह पाए, वो तुम्हारी यह क्षणिक स्पर्श ने कह दिया। विश्वास करो, यदि तुम मेरे हो तो मैं भी तुम्हारी हूं, केवल तुम्हारी, एकमात्र तुम्हारी। कानपुर पहुंचने के बाद दीपा फिर से अकेली हो जाती है। उस अकेलेपन में वो निशित को याद करती है, उसे पत्र लिखती है। वह बड़े ऊहापोह में रहती है। लगता है जैसे मेरी राहें भटक गई है, मंजिलें खो गई है। मैं स्वयं नहीं जानती कि मुझे कहाँ जाना है। उसी उधेड़ बीच धुन के बीच उसे ईरा के तार से ये सूचना मिलती है कि उसकी नियुक्ति हो गई है। बाद में निशित का भी ठंडे फन से लिखा हुआ पत्र मिलता है। इस सफलता की के लिए मेरी ओर से हार्दिक बधाई स्वीकार कर। सच में मैं बहुत खुश हूँ, तुम्हें ये काम मिल गया, मेहनत सफल हो गई। शेष फिर। दीपा को इतने ठंडे पत्र की उम्मीद नहीं थी। फिर एक झटका सा लगता है। इस बीच संजय आ जाता है और दोनों एक दूसरे के आलिंगन में बन जाते हैं, चुंबित प्रतिचुंबित। इस तरह कहानी प्रेम का एक त्रिकोण रचती है। किस तरफ जाएगी? एक स्त्री, दो पुरुष। दोनों पुरुषों के बीच अलग अलग ढंग है, अलग अलग स्थानों पर एक पेंडुलम की तरह झूल रही है। वह जब जहां जिसके साथ होती है उसी को अपना मानती है और उस क्षण के जीवन को ही समझती है। यही सच है। कहानी का जो शीर्षक है, जब जिसके साथ होती है वह उसी को ही अपना मानती है। यह उस क्षण के जीवन को समझती है कि यही सच है। दीपा को समझना, जब वो निशित के पास जाती है तो सोचती है कि यही सच है। संजय के पास आती है, यही सच है। सच के इस स्वीकार के बावजूद वह गहन अंतर्द्वंद से गुजरती है और वही अंतर्द्वंद इस कहानी का प्राण तत्व है जो उसे बराबर सजीव और रोचक बनाए। छोटी सी कहानी, इतने छोटे से कथा शिल्प में लिखी गई ये कहानी की सारी खूबसूरती इसकी कथा की बनावट और प्रस्तुति में है।
इसकी बनावट पर बात करने से पहले ये जान लोगे कि निष्कर्ष रूप में ये कहानी बड़ी साधारण सी लगती है। एक स्त्री दो पुरुषों से प्रेम करती है, एक से कानपुर में, दूसरे से कलकत्ते में। यह प्रेम निर्वाह तो बहुत आसान सा है, किंतु मन्नू भंडारी ने इसे आसान से दिखने वाले कथानक को, अंतर्द्वंद को जिस ताने बाने के साथ बुना है ना, ये कहानी बड़ी मार्मिक और संश्लिष्ट यथार्थ वाली बन गई है। प्रेम को त्रिकोण रूप दे रही है, आधुनिक रूप है ये। इस कहानी की आलोचना करते हुए मोहन राकेश ने लिखा है कि प्रेम त्रिकोण, एक स्त्री दो पुरुष, दो स्त्रियां एक पुरुष, एक स्त्री एक पुरुष और एक अदृश्य कुछ जो खलनायक की भूमिका में आ खड़ा होता है। यह एक ही तरह की कहानी न जाने कितने बार कितने हाथों से लिखी जा चुकी है। तो इस विषय की नवीनता आज तक समाप्त नहीं है। हर बार जब एक नया व्यक्ति नई तरह से जो कुछ त्रिकोण में से गुजरता है तो पहले की तरह गुजरते हुए महसूस करता है वो। इस तरह से कई कहानियां ऐसी लिखी गई। ये तो कहानी यही सच है कहानी में दीपा के अंतर्द्वंद को केंद्र में रखकर मन्नू भंडारी जी ने आधुनिक स्त्री की आधुनिक प्रेम कथा लिखी है। एक तरह से अगर सीधे रूप में देखा जाए तो मन्नू भंडारी जी की ये कहानी आधुनिक नारी की आधुनिक प्रेम कथा है, जो घर परिवार के रिश्ते नाते से दूर एक नई जीवन परिस्थिति में जीती है। आजकल अपने घर परिवार से दूर किस तरह से वो दूसरी जिंदगी जी रही है और स्वतंत्र रूप से अपने निर्णय लेती है। उसको किसी से कोई मतलब नहीं है, वो अपना निर्णय खुद लेती है। संयोग तत्व का सहारा लेते हुए डायरी और आत्मकथात्मक शैली में लिखी गई ये कहानी में स्थूल घटना का कहीं ना कहीं अभाव है। इसमें ज्यादा बड़ी घटना नहीं है, तो कहानी का क्लाइमेक्स ही कुछ अलग है। तो यही सच है कहानी का जो शीर्षक दिया गया है ये बड़ा ही अर्थपूर्ण है। यही सच है यानी नई जीवन दृष्टि का बोधक। कहानी की नायिका जब दो अलग अलग शहरों में दो भिन्न भिन्न युवकों से प्रेम करती है, जब जिसके साथ रहती है वही उसे सच्चा प्रेमी लगता है और उसे लगता है कि यही सच है, अर्थात यही उसके जीवन का पूर्ण सत्य है। जब वो संजय के साथ रहती है तब उसका प्रेम ही उसे सच लगता है। जब कभी उसे लगता है कि संजय उसकी और निशित के प्रेम को जानने के कारण कुछ डाउट करेगा, संशक्ति होगा, तब वो पूरी सफाई देती हुई कहती, संजय ये तो सोचो कि यदि ऐसी कोई बात होती तो क्या मैं तुम्हारे आगे, तुम्हारी हर उचित अनुचित चेष्टा के आगे इस तरह से आत्मसमर्पण करती? जानते हो विवाह से पहले कोई भी लड़की किसी को इन सब का अधिकार नहीं देती, पर मैंने दिया। क्यों? केवल इसलिए नहीं कि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, बहुत बहुत प्यार करती हूँ। विश्वास करो संजय, तुम्हारा मेरा प्यार यही सच है। निश्चित का प्यार तो मात्र छल था, भ्रम था, झूठा था। लेकिन वही दीपा, ये कह रही है संजय को ये बात, वही दीपा जब कलकत्ता में निश्चित के साथ मिलती है तो सारे अपने कटु दुखद विश्वासघातों के अनुभव के बावजूद वो उसकी ओर खिंच जाती है और चाहने लगती है कि निषेध उससे कह दे कि अब भी प्यार करता है। पटना में निशित के साथ बिताए हुए अपने अंतर्मन को याद करती और रात में जब संजय को याद करते हुए सोने के लिए उद्धत होती तो निशित बार बार संजय की आकृति को हटाकर स्वयं खड़ा हो जाता। दीपा चाहने लगती है कि निशित उससे कहे कि वो पिछली सारी बातों को भूलकर आज भी उससे प्रेम करता है। ये वो मानने लगती कि निशित के साथ उसका पहला प्यार था, उस प्यार में बेसुधी थी, विभोरता के कारण क्षण थे। वह स्वीकार करती है कि प्रथम प्रेम ही सच्चा प्रेम होता है, बाद में किया हुआ प्रेम तो अपने को भूलने और भरमाने का प्रयास मात्र होता है। अपनी इस भावना के साथ जब वो कलकत्ता से वापस हो रही थी तब गाड़ी के चलते समय वह निशित का हल्का स्पर्श निशित के प्रेम को ही सच्चा प्रेम मानती है, वही सच है। और वह तय करती कि संजय से मिलने के बाद वो उससे इस सत्य से अवगत करा देगी और कहेगी कि आज लग रहा है तुम्हारे प्रति मेरे मन में जो भावना है वह प्यार ही नहीं केवल कृतज्ञता है। तो मन्नू भंडारी ने बड़ी सधी हुई कला के साथ
यही सच है कि अनुगुंजों से कहानी भर दिया, हर जगह यही सच है, यही सच है कहानी है। ये उपलब्ध क्षण के जो लेने की भावना से उपजे, वहां वह क्षणवादी दर्शन की अभिव्यक्ति है। तो कहानी में जो चरित्र चित्रण है, तीन पात्र हैं, दीपा, निशित और संजय। इन्हीं तीनों के बीच प्रेम का वह त्रिकोण बना हुआ है, जिसमें एक स्त्री दो पुरुषों से अलग अलग शहरों में प्रेम करते हुए एक अनुभव करती है, जब वहां जिसके साथ उसका प्रेम उसके लिए वास्तविक है। मन्नू भंडारी ने केवल दीपा का चरित्र उद्घाटन किया है। दीपा का चरित्र आप पुस्तक में दिया गया है, पढ़ लीजिएगा। संजय का चरित्र चित्रण पढ़ लीजिएगा। निशित का चरित्र चित्रण आप पढ़ लीजिएगा। अगर कहेंगे तो बता दूंगा, नहीं तो आगे दूसरी कहानी की चर्चा करते हैं। यही सच है कहानी में, यही जो है बताया गया है। नए प्रेम संवेदना का यथार्थ है, यही सच है कहानी। और इस तरह से मन्नू भंडारी जी की कहानी कला से आप परिचित होते हैं। परिवेशगत यथार्थ है यह। आज परिवेश में ऐसा हो रहा है। आज के यह स्वाभाविक शहरी वातावरण में स्वाभाविक चित्रण हो गया है। चाहे ट्रेन हो, चाहे कार्यालय हो, चाहे रेस्टोरेंट हो, चाहे टैक्सी हो, चाहे लॉन, कॉफी हाउस आदि में यह प्रेम कथा गढ़ने का, उसमें एक नया रंग भरने का सार्थक भूमिका निभाई है मन्नू भंडारी जी ने। और किस तरह से आज जो है नई भाषा शैली के द्वारा तीव्र अंतर्द्वंदों को रूपायित किया है मन्नू भंडारी जी ने। तो आजादी के बाद लिखी गई ये एक ऐसी प्रेम कहानी है जो अपने कथ्य और शिल्प में हमेशा नई और अनूठी है। ये स्वतंत्र भारत में स्वतंत्रता के एहसास से भरी दीपा नाम की जो युवती है, अंतर्द्वंदपूर्ण आत्मकथा सी है, जो अलग अलग शहरों में रहने वाले युवक से प्रेम करती है। कहानी में निशित का प्रेम उसका अतीत है, संजय का प्रेम उसका वर्तमान है। किंतु नौकरी के लिए इंटरव्यू देने के लिए जब वो कानपुर से कलकत्ता जाती है, निशित से भेंट होती है, तो अतीत जाग उठता है और अनुभव करने लगती है। निशित के मन में अभी भी उसके लिए, और फिर से वो निशित को प्रेम की दृष्टि से देखने लगती है कि ये प्रेम ही सच है। कानपुर में उसे संजय का प्रेम और कलकत्ता में निशित का प्रेम इस तरह सच लगता है कि वो समझ नहीं पाती है कि वास्तविक सच क्या है। इसलिए वो एक आसान तर्क का शिकार हो जाती है, जब जहां हो, जिसके साथ हो, वही सच है। जैसी स्थिति हो, जैसी परिस्थिति हो, जब जहां पर हो, वही सच है। सच की ये व्याख्या क्या है? आधुनिक जीवन दृष्टि की देन है। दीपा एक अकेली युवती है, अकेली रहती है, घर परिवार से स्वतंत्र है, इसीलिए उसे प्रेम में पूरी तरह की स्वतंत्रता प्राप्त है। वह जैसा चाहे वैसा निर्णय ले सकती है। यह आजाद स्त्री की आजाद मनोदशा का प्रतिबिंब है। सदियों से पुरुष के स्वामित्व में रहने वाली स्त्री का दीपा के रूप में एक नया संस्करण है। उसको देखो, किसी तरह का रोक टोक नहीं है, पिता के, भाई का, पति का। मन्नू भंडारी ने उसे किसी क्रांतिकारिणी या विद्रोहिणी स्त्री के रूप में चित्रित नहीं किया है। इसकी आवश्यकता भी नहीं थी, क्योंकि दीपा के माध्यम से एक ऐतिहासिक सच को उजागर किया है। दीपा नाम की युवती आजाद भारत की वो युवती है जिसमें आत्मनिर्णय का पूरा बोध है और आत्मशक्ति की पूरी पहचान है। इस कहानी की प्रेम संवेदना इस अर्थ में अधिक है और आधुनिक और अर्थपूर्ण है, क्योंकि इसमें प्रेम का ना तो आदर्शवादी रूप है, ना उन्मादी रूप है। इसकी एक खूबी यह भी है कि ये हर तरह से संयत है। इससे मनोवैज्ञानिक सच्चाई इस तरह व्यक्त की गई है, किंतु इस सच्चाई पर कोई सामाजिक दबाव नहीं है, बल्कि ये व्यक्ति की निजी उधेड़ बुन है। इसी उधेड़ बुन के चलते कभी दीपा, कभी संजय, कभी निशित के साथ प्रेम करती है, अलग अलग ढंग से स्वीकार करती है, यही सच है। दरअसल मनु भंडारी ने इस कहानी को मनोवैज्ञानिक यथार्थ के साथ इस तरह बुना है कि दीपा की सारी उधेड़ बुन
पाठक को बहुत ही आत्मीय और विश्वसनीय लगता है। ये दूसरी बात है कि प्रेम का त्रिकोण में किसी सामाजिक नैतिक मूल्य की कोई भूमिका नहीं है। आजादी के बाद जो शहरी मिडिल क्लास फैमिली है, शहरी मध्यम वर्ग के युवक और युवतियां किस तरह प्रेम की नई परिभाषा गढ़ने लगे हैं, प्रेम को नए ढंग से जीने समझने लगे हैं, ये कहानी उस सच को बहुत अच्छी तरह से दर्शाती है और पाठक में नई प्रेम संवेदना का एहसास करती है। यह कहानी भावावेग से परिपूर्ण है, किंतु भावुकता की जगह जीवन यथार्थ की ठोस उपस्थिति है। तो इसमें सच को सच के रूप में कहने को स्वीकार करने का साहस भी है। नहीं तो दूसरी स्थिति होती तो वह कहती कि नहीं, ये सच नहीं है। तो कहानी में अगर प्रश्न उत्तर आते हैं, दीपा का चरित्र चित्रण आ सकता है। यही सच है, कहानी में परिवेश यथार्थ, ऐसा परिवेश आजकल हो चुका है, यही इसमें दिखाया जा रहा है। इसके बाद यही सच है कहानी का शीर्षक की सार्थकता, यह क्वेश्चन आ सकता है। अगली कहानी चर्चा करते हैं, मलबे का मालिक। मोहन राकेश की कहानी। नई कहानी के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर मोहन राकेश, मोहन गुगलानी, मदन मोहन गुगलानी था इनका नाम। पराधीन भारत में जन्मे 1925 में। 1972 में इनका देहांत हो गया। तो इन्होंने स्वाधीन भारत और पराधीन भारत दोनों को देखा और कहानी की कथा वस्तु भी उसी को आधार मानकर की गई। मलबे का मालिक कहानी भारतीय स्वाधीनता आंदोलन की एक त्रासदी को दर्शाती हुई कहानी है। यद्यपि पाकिस्तान का प्रस्ताव, पाकिस्तान बनने का देश के सामने 30 दशक पहले ही सामने आ गया था और 40 के दशक में विभाजन के लिए दबाव बढ़ता जा रहा था कि पार्टीशन किया जाए। 1947 में विभाजन की वास्तविक घटना को देश ने एक बड़े धक्के के साथ महसूस किया। अखंड भारत का बहुभाषी, बहुधर्मी, संस्कृत बहुल भूगोल, सदियों से संचित सामंजस्य और स्थायित्व से मंडित था। एक सामान्य भारतीय के लिए देश का विभाजन चाहे कितना भी अकल्पनीय और अचिंतनीय रहा हो, एक राजनीतिक निर्णय ने आम आदमी की प्रार्थना और शुभकामनाओं को ध्वस्त कर दिया। विभाजन से सीधे प्रभावित प्रदेशों की भाषाओं में इस संघात से तत्कालिक अनुभव से रचनात्मक अभिव्यक्ति पाई। पंजाबी, बंगाली, उर्दू और सिंधी। हिंदी प्रदेश विभाजन के उपरांत विभाजन के प्रभाव से गहराई से संपृक्त था। हिंदी के अनेक महत्वपूर्ण लेखक की मातृभाषा पंजाबी है। अज्ञेय पंजाबी, यशपाल पंजाबी, मोहन राकेश पंजाबी। उनके माध्यम से विभाजन की कथा वस्तु हिंदी में आई है। मलबे का मालिक इसी विषय वस्तु की कहानी है। विभाजन के विषय में इसके अलावा उनकी कंबल नामक एक और कहानी भी है। अज्ञेय की शरणदाता कहानी है। लंदन की एक रात,
अमृतसर आ गया है, भीष्म साहनी की कहानी, लंदन की एक रात, निर्मल वर्मा की कहानी। तो मलबे का मालिक कहानी भी एक इसी तरह की कहानी है जो स्वाधीनता की त्रासदी को दर्शाती। कहानी का आरंभ इस सूचना से होता है कि विभाजन के 7.5 साल बाद हॉकी मैच देखने के बहाने लोगों की एक टोली लाहौर से अमृतसर आई है। लाहौर सीमांत में बसा हुआ पाकिस्तान का शहर, अमृतसर हिंदुस्तान का शहर। उनके आने का असली कारण तो अपने छूटे हुए घरों और बाजारों को एक बार फिर से देख आने का चाव था। हॉकी मैच तो बहाना है। मानो देश के विच्छेद ने जिस अंग को काट कर अलग किया, वो स्वतंत्र देश के रूप में नया जन्म लेकर भी पूरी तरह से विच्छिन्न और स्वतः संपूर्ण नहीं हो रहा है। सीमांत के दोनों तरफ इस विच्छेद का रक्त स्राव महसूस किया जाता रहा है, क्योंकि स्मृतियों और लगाव का देश सिर्फ नक्शा नहीं, जिसे काट कर दो, अलग कर दो, हिस्से में दो बांट सकते हो। नक्शे को क्या, नक्शे को तो दो भाग में आप बैठे बैठे भाग कर दोगे, परंतु हमारी संस्कृति, हमारे लोगों, हमारे परिवार को कैसे आप अलग कर सकते। कहानी का आरंभ में जैसे अमृतसर के बाजारों का चित्र पर्पस उसने कहा था, कहानी में गुलेरी जी की याद दिलाता है। दोनों ही कहानियों का आरंभ बाजारों के विस्तृत चित्रण द्वारा वातावरण की दृष्टि से होता है। मलबे का मालिक कहानी के बाजार में एक ट्रेजेडी की कसम और कचोट का एहसास है, जिसकी निचली परत में एक सब टेक्स्ट लिखना चाहिए। उसने कहा था, कहानी में पंजाब के बाजार में उल्लास थी, परंतु यहां नहीं। बल्कि यहाँ घटना स्थल, यहाँ तक पहुंचने के लिए एक सामूहिक चित्र है, जहां यहाँ तक लगता है कि लाहौर एक शहर नहीं, हजारों लोगों का सगा संबंधी है, जिसके हाल जानने के लिए वे उत्सुक है। गनी मियां आए हुए हैं आज। इमारतों के बीच बीच में आज मलबे दिखाई दे रहे हैं। इस बाजार में आज चहल पहल नहीं है। ज्यादातर लोग या तो अपने मकानों के साथ ही शहीद हो गए या लौट कर आने की हिम्मत नहीं रखते। जाहिर है कि वह एक अमृतसर का एक बदहाल विपन्न इलाका है। कहानी इन्हीं गनी मियां और मलबे के इन्हीं ढेरों में से एक ढेर के बारे में है, जो कभी उसका घर था। गनी मियां एक बूढ़ा बदहाल मुसलमान है, जो संयोग बस विभाजन के काफी पहले शहर के बाहर चला गया था, इसलिए वो अकेला बचा रहा। बाकी परिवार दंगों में मारा गया। वो बुढ़ापे में अकेला इस संघात को जैसे तैसे सहता हुआ, मानो आखिरी बार, आखिरी इच्छा की पूर्ति की तरह अपना घर देखने आया है। लेकिन शुरू में वो एक अजनबी है, जिसे गली में दौड़ गई अफवाह और आशंका के तहत बच्चे उठाने वाला भी समझ लिया जाता है। लेकिन वो फिर किसी गली के बासिंदे चिराग दीन दर्जी के पिता गनी मियां की तरह पहचाना जाता है। चिराग दीन का ये पिता है। गली के पास एक रहस्य है। इसके नए घर पर मोहल्ले के गुंडे रखा पहलवान की नजर थी, और गनी मियां के बेटे और सपरिवार हत्या के लिए वह वही किसी कारण से ही जिम्मेदार है। यह अलग बात है कि उसके हाथ आने से पहले ही मकान को किसी ने आग लगा दी, और वह आग लगाने वाले की जिंदा जमीन में गाड़ देना
उसका इरादा कर बैठा है। पिछले 7.5 से वही आनी, दादागिरी, बुते और गुंडागर्दी के आतंक के बल पर स्वयं को इस मलबे का मालिक मानता और बाकी गली से भी यही मनवाता चलता आ रहा था। इस रहस्य को गनी मियां नहीं जानता है, क्योंकि उसके मलबे पर किसी ने कब्जा कर लिया है। मलबे का असली मालिक कौन है? वो पाकिस्तान में जो चला गया वो है, या जो अभी पहलवान रखा पहलवान ने जो कर लिया है? गनी मियां के इस भरोसे में आत्मीयता अभिव्यक्ति है कि रखा पहलवान के भीतर कुछ ऐसा होता है कि उसे पसीने छूट जाते हैं, मुंह सूख जाता है, रीढ़ की हड्डी को सहारे की जरूरत महसूस होने लगती है। गनी मियां आया था, रोया था और वापस चला गया था, लेकिन इतने भर के बीच कुछ ऐसा हुआ कि गली के आसपास के पड़ोस रिश्ते समीकरण में बदल गए। गनी मियां के कातर रुदन से गली ने रखा पहलवान की ऐसी तस्वीर रखी जिसने थोड़ी देर के लिए ही सहा उसका रोब और दबदबा खत्म सा कर दिया। उसके भय के आतंक को सब कोई भूल गए। सामुदायिक पीड़ा का व्यक्तिगत बयान है यहाँ पर। तो कहानी में आपको बता देता हूं, मलबा और मालिक जो यहाँ पर प्रतीकात्मक रूप से कहानी में दिखाया गया है, जिसके सहारे लेखक ने पूरी कहानी लिखी है। मलबा किसी अप्रत्यक्ष अलंकारिकता के एक वस्तु स्थिति के रूप में स्वाभाविक प्रसंग को दिखाया गया। हिंसा विनाश तक ले जाने वाली मानवीय महत्वाकांक्षा का परिणाम है मलबा। और जब मलबे का मालिक आता है तो वो असली मालिक कौन है? मलबा आखिर किसकी मलकियत है? कहानी की व्यंजना, कहानी की कथा वस्तु मैं आपको बताता हूँ। तो मलबे का मालिक कहानी में मोहन राकेश ने यह दर्शाया है कि सामाजिक संबंधों का सांप्रदायिक बिखराव और उससे पैदा होती भयावह स्थिति। ये कहानी जब 1956 में प्रकाशित हुई थी, जो नए बादल कहानी संग्रह में प्रकाशित है, कहानी की चर्चा कर रहा हूं, आप ध्यान से सुनिए। सामाजिक संबंधों का सांप्रदायिक बिखराव, मलबे का कहानी का विषय वस्तु क्या है? देखिए, एक मिनट, कॉल आ रहा है। हेलो, हेलो। तो सामाजिक संबंधों का सांप्रदायिक बिखराव और उससे पैदा होती भयावह अमानवीयता मलबे का मालिक कहानी का विषय है। सांप्रदायिक बिखराव, और जब सांप्रदायिक बिखराव होता है तो इंसान में इंसानियत नहीं रहती। लेकिन इसके साथ ही व्यापक अर्थ जो है, मलबे का मालिक नामक कहानी जो है, व्यक्तिक और सामाजिक त्रासदी को अपना विषय बनाती है, जो समाज के होने के भरोसे के टूटने से जन्मी है। समाज लोगों की कोई ऐसी भीड़ है नहीं है, बल्कि वह तो संबंधों का एक ऐसा जंजाल है जो आपसी भरोसे पर टिका हुआ है। हेलो। हाँ सर, नमस्कार।
तो मलबे का मालिक कहानी में जो प्रमुख पात्र है वो है अब्दुल गनी। ये कहानी का मुख्य पात्र है अब्दुल गनी, जिसके सहारे कहानी आगे बढ़ती है। अब्दुल गनी लाहौर से अमृतसर अपना मकान देखने आया है। और एक पात्र है रखा पहलवान, ये अमृतसर का रहने वाला गली का दादा है। रखे पहलवान ने अब्दुल गनी के पुत्र चिरागुद्दीन और उसकी पत्नी जुबेदा तथा इनकी दोनों लड़कियां किस्वर और सुल्ताना को मारकर नहर में फेंकवा दिया ताकि उसके घर पर मैं कब्जा कर सकूं। और मनोरी, जब गनी मियां गांव पहुंचते हैं तो मनोरी ही उसको मकान, जो उसका मकान अब मलबे में तब्दील हो गया है ना, वो दिखाने ले जाता। और कहानी में कौवा, केचुआ, कुत्ता का वर्णन सांकेतिक अर्थ में प्रयुक्त होता है। तो कहानी तो पूरी नहीं बता सकता मैं, कहानी का समरी थोड़ा बता दे रहा हूं आपको। तो कहानी की कथा शुरू होती है अब्दुल गनी नामक व्यक्ति से, जो 7 वर्ष के बाद पाकिस्तान से भारत पर्यटकों के एक समूह के साथ आया है हॉकी का मैच देखने के लिए। मैच तो एक बहाना है, असल में एक बार फिर से वो अपने घर को देखने आया है, जो देश के बंटवारे के समय हुए दंगों के डर से छोड़कर पाकिस्तान चला गया। अब्दुल गनी धीरे धीरे अमृतसर के बांसा बाजार वाले मोहल्ले की तरफ बढ़ रहा है। वो देखता है कि इन 7.5 साल में कहां कितना कुछ बदल गया है। वो अपने घर की तरफ जाने वाला रास्ता भी भूल गया है। अरे किधर जा रहा हूं, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। जगह जगह पर नई इमारतें बन गई है, हालांकि बीच बीच में ऐसे भी मकान दिख जाते हैं जो दंगों के दौरान जला जला कर राख कर दिए गए थे। वो एक गली के मुहाने पर पहुंचकर भुटका हुआ सा जान पड़ता है। तभी उसे एक दिखलाई पड़ा जिसे वो देखते ही पहचान गया। अब्दुल गनी उसे आवाज देता, मनोरी, ये मनोरी इधर आ। ये मनोरी कभी अब्दुल गनी के परिवार का पड़ोसी था। मनोरी भी अब्दुल गनी को बताने पर कि लोग भी पहले इसी गली में रहते थे और उसका बेटा चिराग उसके घर का दर्जी था, अब्दुल गनी को पहचान लेता है और उससे उसका हाल चाल पूछता है। मनोरी उससे आने का कारण पूछता है तो अब्दुल गनी कहता है कि चिराग और उसके बीवी बच्चे तो अब मुझे मिल नहीं सकते, मगर मैंने सोचा कि एक बार मकान की ही सूरत देख लूं। इतना बोलते बोलते अब्दुल गनी की आंखों से आंसू निकल आए। मनोरी ने अब्दुल गनी की बाह अपने हाथों में ली और बोला, चलो मैं आपको आपका घर ले चलता हूँ। जहां कभी अब्दुल गनी का नया बनाया हुआ मकान हुआ करता था, आज वहां टूटे फूटे मकान का मलबा इकट्ठा है। मनोरी ने उसी मलबे की तरफ इशारा करते हुए अब्दुल गनी से कहा, वह तो तुम्हारा मकान था। अपने नए मकान को इस हालत में देखे जाने की कल्पना उसने नहीं की थी। उसके मुंह से भी निकला नहीं था, मलबा, अरे मलबा ये। इसके बाद मनोरी ने बताया कि उसके मकान को उसी समय आग लगा दी गई, लेकिन मनोरी ने अब्दुल गनी को यह नहीं बताया कि घर को आग लगाने से पहले उसके बेटे चिरागुद्दीन को घर से बाहर गली में बुलाकर रखा पहलवान ने अपने साथियों के साथ मिलकर मार डाला था। चिरागुद्दीन की बीवी और बेटियों की लाश बाद में नहर में पानी में मिली, ये नहीं बताया उसने। कहानीकार के सामने पड़े अपने घर के मलबे को देखकर अब्दुल गनी की विचलित स्थिति का वर्णन करते हुए लिखा है, गनी छड़ी के सहारे चलता हुआ किसी तरह मलबे के पास पहुंच गया। मलबे में अब मिट्टी ही मिट्टी थी, जिसमें से जहां तहां टूटी और जली हुई ईंटें बाहर झांक रही थी। लोहे और लकड़ी का सामान उसमें से कब का निकाला जा चुका था, केवल एक जले हुए दरवाजे का चौखट न जाने कैसे बचा रह गया था। पीछे की तरफ 2 जली हुई अलमारियां थी, काली पर सफेदी की हल्की हल्की सी उभर आई थी। उसके घुटने जैसे जवाब दे गए। अब वही जले हुए चौखट को पकड़कर बैठ गया। क्षण भर बाद उसका सिर भी चौखट से जा सटा और मुंह से बिलखने की आवाज निकलने की, हाय ओ चिरागुद्दीन, कहाँ चले गए तुम।
इसी बीच गली के तमाम लोगों को मालूम पड़ गया कि अब्दुल गनी पाकिस्तान से वापस अपने घर लौट आया है। लोग मन ही मन सोच रहे थे कि अब उसे सारी कहानी मालूम पड़ जाएगी कि इसके बेटे को, इसके बहुओं को, इसके पोतियों को कैसे मारा गया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि मनोरी ने अब्दुल को यह घटना बताई ही नहीं। रखा पहलवान और उसका एक साथी वहीं थोड़ी दूर पर स्थित एक कुएं के पास पीपल के नीचे बैठे हुए ये सब देख रहे हैं। लेकिन रखा पहलवान इसे जाहिर नहीं होने दे रहा है कि अब्दुल गनी को यहाँ देखकर उसको कोई फर्क पड़ा है। लेकिन उसका साथी चिंतित है कि कहीं अब्दुल गनी को सारी कहानी मालूम न पड़ जाए। अब्दुल गनी अपने टूटे मकान और बेटे चिरागदीन का मातम मनाकर वापस लौटने लगा। मनोरी ने उसकी बाह अपने हाथों में पकड़ी हुई है। दोनों उसी कुएं के पास से गुजरते हैं जहां रखा पहलवान बैठा हुआ था। अब्दुल गनी उसे एक नजर देखकर पहचान लेता है और मुस्कुराते चेहरे के साथ उसकी तरफ अपनी दोनों बाहें खोलकर बढ़ता है। रखे पहलवान का गला तो सूख जाता है, उसकी जबान अटक जाती है। जिसके बेटे को उसने अपने साथियों के साथ मिलकर निर्ममता के साथ कत्ल किया, इस सच से अनजान है उसी बाप अब्दुल गनी ने अपने पड़ोसी रखे पहलवान से गले मिलने की कोशिश करता है। देखो कितना जो है वो दृश्य पैथेटिक होगा। जिसके लड़के को मारा है उसे पता नहीं है और वो सोच रहा है कि ये मेरा दोस्त है, ये मेरा हितैषी है, उसे गले मिलने की कोशिश कर रहा है। ठीक है। और इस सवाल के साथ कि रखे को ये सब क्या हो गया, रखा तुम लोगों के रहते हुए भी मेरा बेटा अपने पूरे परिवार सहित कत्ल कर दिया गया। यही वो कहानी का चरम है जहां दोनों के बीच खामोशी छा जाती है। सर म्यूट हो गया। यही वो कहानी का मोड़ है जहां पर कहानी बीच में खामोशी छा जाती है। इसके बाद दो छोटी छोटी बातें जो पूरी कहानी में बड़ी अनुगूंज बनकर विस्तार ले लेती वो होती है। पहली, अब्दुल गनी अपने बेटे की मौत का मातम मनाकर यह मानकर वापस पाकिस्तान चला जाता है कि उसे घर में रहने की गलती नहीं करनी चाहिए थी। उसे मदद के लिए रखे पहलवान समेत अन्य अन्य पड़ोसियों से मदद लेनी चाहिए थी। क्या सोच रहा है देखो पिता कि मेरा बेटा जानबूझ कर रहा होगा। उसने हेल्प नहीं मांगी, पर वो हेल्प जिससे जिससे सोच रहा है वही लोग उसको मारते हैं। और दूसरी, जिस मकान को रखे पहलवान अभी तक पूरी दबंगई के साथ अपना बताता आया था, वे ऐसे निरर्थक मलबे में तब्दील हो गया जहां समाज के वे कीड़े मकोड़े और आवारा कुत्ते बसते हैं, जिनकी समाज में अपनी कोई कमाई हुई अर्थात अर्जित जगह नहीं हुआ करती। वह एहसास ने रखे पहलवान को उस मकान से पूरी तरह अपरिचित बना दिया, जिसे हड़पने के चक्कर में उनमें एक निरर्थक मलबे में तब्दील कर दिया गया। तो कहानी में मूल संवेदना क्या है? कहानी में जिस मलबे का जिक्र किया गया है वो मलबा किसी मकान के ढहने से नहीं बनता, बल्कि उस घर के ढहने से बना है जो अपने आस पड़ोस के साथ सामाजिक संबंध और सामाजिक भरोसे से बंधा है। वो ढह गया। घर यानी सिर्फ चार दीवारी का घर नहीं होता है। हम अपने आस पड़ोस सामाजिक संदर्भ को हम अपना घर मानते हैं। मोहन राकेश ने मलबे का मालिक कहानी के माध्यम से कमजोर होती हमारी सामाजिकता
और नागरिकता को उद्घाटित किया है। आज भी देखो फ्लैट की जिंदगी में कोई किसी से नहीं पहचान रख रहा है। हमारे सामाजिकता को हम आज किसी न किसी तरह सीमित दायरे में रख रहे हैं। सांप्रदायिक सोच और उन्माद कैसे हमें हमारे ही सामाजिक परिवेश और माहौल में निरंतर कमजोर बासिंदा बनाने का काम कर रही है, इसका एक सटीक रेखांकन इस कहानी में किया गया है। खंडित सामाजिकता और कमजोर नागरिकता बोध मलबे का कहानी का मूल भाव है। कहानी का तत्कालिक संदर्भ विभाजन के दौर का भारत है, किंतु साहित्य का प्रभाव क्योंकि किसी काल विशेष तक सीमित नहीं रहता, ये कहानी हमारे आज तक विभाजनकारी परिवेश और सामाजिक चिंता के साथ आज भी जोड़ने का काम करता है। तो कहानी की जो शिल्प है, भाषाशील है, शिल्प है कहानी की इस मूल संवेदना को उद्घाटित करने में पूर्णतः सक्षम भाषा और शिल्प है, जहां पर कहानीकार ने तत्कालीन हिंदी भाषा के देशज स्वरूप का आभास देखने को मिला है, जिसकी उपस्थिति तत्कालीन हिंदी और पंजाब के क्षेत्र में थी। यही कहानी है, यही कारण है कि अब लगभग अप्रचलित हो चुके चहमे गोइयां जैसे शब्दों का प्रयोग भी या कानाफूसी के अर्थों में देखने को मिलता है। हिंदी, उर्दू और पंजाबियत को मूर्तित करने वाली भाषा मलबे का मालिक कहानी की भाषा की एक विशेषता है। किसी भी कहानी के शिल्प की रचना मूलतः उसमें रचे गए दृश्य, प्रसंग, विवरण के माध्यम को गठित करती है। शिल्प कहानी का वो दृश्यमान आईना होता है जिसमें से कथाकार की सारी भाव संवेदना और वांछनीय वैचारिक तथ्य संप्रेषित और संवेदित होता है। इस संदर्भ में मलबे का मालिक कहानी का शिल्प अपने शीर्षक को न केवल प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करता है, बल्कि एक विशिष्ट सांप्रदायिक परिप्रेक्ष्य में कमजोर और खंडित होने वाली नागरिकता, सामाजिकता को पूरी समक्षता के साथ मूर्तित भी करता है। यही शिल्प की सफलता का उदाहरण है मलबे का मालिक कहानी। तो आज कई कहानीकारों ने मलबे का मालिक कहानी के बारे में चर्चा की है। मलबे का मालिक कहानी से अगर कुछ प्रश्न उत्तर आता है तो आपको उसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही हो सकता है कि इसकी कथा वस्तु अगर हम देखते हैं तो मोहन राकेश ने जो नई कहानी के संदर्भ में ये कहानी लिखी है, उनकी कहानियों में जो मध्यम वर्गीय जीवन की, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली था ना वो गनी मियाँ का, इसीलिए छोड़कर चला गया। सब जाएंगे तो ज्यादा खर्चा लगेगा, यहाँ का घर भी था। बदले हुए परिवेश में असुरक्षित मध्यम वर्ग के युवा की कुंठाएं और लक्ष्यहीनता, संबंध के बदले हुए समीकरण, विशेष करके स्त्री पुरुष संबंध तथा आंशिक रूप से अन्य राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक समस्याओं, उनकी कहानियों में यही उभर कर आया है। उनके नाटक में भी दोहे पढ़िएगा आप मध्यम वर्गीय परिवार के आधे अधूरे में भी यही मध्यम वर्गीय परिवार के बारे में बताया है। बहुत ही जो है अच्छी कहानी लिखते हैं ये। तो ये मलबे का मालिक कहानी मोहन राकेश की एक विशिष्ट कहानी है, जिसमें विभाजन की त्रासदी के मानवीय आयामों को उकेरती हुई ये कहानी है। मलबे का मालिक मोहन राकेश के रचना कौशल का प्रतिनिधि उदाहरण है। इसके सहारे भावुकता और संवेदनशीलता का अंतर, अनुभव की प्रामाणिकता का अर्थ जब इसकी भूमिका पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। आपको यह कहानी पढ़ने की आवश्यकता है। आज भी प्रासंगिक बनी हुई है मलबे का मालिक कहानी। तो कहानी से अगर कुछ प्रश्नोत्तर आता है तो वो इसी प्रकार से आएंगे कि नई कहानी के आंदोलन में मोहन राकेश की योगदान, मलबे का मालिक कहानी की विषय वस्तु स्पष्ट कीजिए, मलबे का मालिक कहानी में कहानी के चरित्रों पर प्रकाश डालिए, जिसमें मुख्य चरित्र कौन है, गनी मियाँ और रखा पहलवान, खलनायक, नायक और खलनायक दोनों का चरित्र चित्रण करना होगा।
तो आज हमने एमएचडी 11 के खंड 2 की सारी कहानियों की आलोचना कर ली है। अगली कहानी, क्योंकि हमारे पास खंड और 3 बचे हैं, 3, 4, 5 पर क्लासेस अभी हैं सिर्फ 2। तो हमको किसी न किसी तरह इन 3 खंडों को 2 क्लासेस में मुझे समाप्त करना होगा। समय के अभाव के चलते कहीं न कहीं मैं शॉर्टकट में बताने की चेष्टा करता हूँ आपको कहानी। जो कहानी का मूल तथ्य है, जो विषय है, वो बताने की चेष्टा करता हूँ। कल की क्लासेस जो है, वही 4 से 6 की क्लासेस रहेगी, जिसमें बहिर्गमन, गौरैया, ड्राइंग रूम और प्लॉट इत्थरली, ये कहानियाँ जो है हम चर्चा करेंगे। जिसमें नई कहानी का दूसरे दौर, वो तो पहले दौर की कहानियाँ आज हमने चर्चा किया, नई कहानी के पहले दौर की कहानी। और दूसरा दौर कब आता है? क्योंकि नई कहानी के पहले चरण में परिवर्तन और युगांतर का स्वर प्रबल होकर सुनाई देता है। क्योंकि नई कहानी के पहले दौर में मध्यम वर्ग के भी लेखक थे, जिनका नाता अभी गांव के साथ गहरा था। यद्यपि वे स्वयं शहरी हो चुके थे, पर फिर भी गांव से नाता था। अगली पीढ़ी का लेखन जब हम कल की क्लास में चर्चा करेंगे, तो नई कहानी का दूसरे दौर के जो लेखक हैं, वो ज्यादा एकाग्र भाव से शहरी होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के स्वरूप, बुनियादी बलाघात बदल जाने से जीवन का नक्शा भी बदल गया है। कृषि आधारित अर्थव्यवस्था औद्योगिकीकरण की ओर उन्मुख होते हुए आज आधुनिकीकरण की प्रक्रिया तीव्रतर हो गई है। इसको हम देखेंगे। नई कहानी के पहले दौर में गांव की कहानियां लिखने वाले रचनाकार मौजूद थे, लेकिन बाद के दशकों की कहानी में शहरोन्मुख होती चली जा रही है। कल शहर की कहानी हम पढ़ेंगे। तो शहरी संवेदना में जो निहित मोहभंग, नकार और संत्रांश है, केवल मूल्यों के पुनः आविष्कार और अर्जन की समष्टि को हम देखेंगे, जिसके अंतर्गत हमारे लेखक आएंगे ज्ञान रंजन, दूधनाथ सिंह, रविंद्र कालिया, गिरिराज किशोर, काशीनाथ सिंह, मुद्रा राक्षस, विजय मोहन सिंह आदि कहानीकारों को हम देखेंगे। क्योंकि आजाद हिंदुस्तान के इतिहास में 60 से 75 तक के 15 वर्षों की अवधि में कुछ ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण घटनाएं हुई, जैसे 1962 में चीन का हमला हुआ, 1965 और 1971 में पाकिस्तान से 2 युद्ध हुए। बांग्लादेश का निर्माण दूसरे युद्ध का नतीजा है। 1975 और 1977 के समय आपातकाल लागू था। चीन का हमला न केवल पंचशील के सिद्धांतों का हनन, बल्कि राजनीतिक मैत्री करार के विरुद्ध खड़ा विश्वासघात था, जिससे तो नेहरू भी कभी उबर नहीं सके। 1964 में नेहरू की मृत्यु के बाद 1967 में अनेक प्रांतों में संविद बनी, जो कांग्रेस के मोहभंग के अलावा ये एहसास का कारण भी थी कि वास्तविक विकल्प कोई है नहीं, और सत्ता सबको ढांचे में ढाल ही देती है। तो आज तो इतनी ही क्लास करते हैं। अगली क्लास में कल फिर हम पढ़ेंगे। आज जो पढ़ाया मैंने 4 कहानी, उसमें अगर किसी को कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, या कुछ समझ में नहीं आया तो भी आप बता सकते हैं। कई स्टूडेंट हालांकि लेफ्ट हो चुके हैं। तो आज जो पढ़ाया वो समझ में आया आप लोगों को? मेरी आवाज क्लियर आ रही थी? जी सर। जी सर।
हाँ, आज तो कोई नेटवर्क की त्रुटि नहीं थी, शायद कंटिन्यू चल रही थी क्लासेस। और चारों कहानियाँ जो है बड़ी ही इम्पोर्टेंट थी। आप समय निकाल कर पढ़ने की चेष्टा कीजिएगा इन कहानियों को। बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानियाँ हैं ये। आप पढ़ेंगे तो व्याख्या से संबंधित प्रश्न आएँगे तो आप उनका उत्तर कर सकेंगे। टेक्स्ट पढ़े बिना आपको पता नहीं चलेगा कि कौन-सी कहानी से ये व्याख्या आई है, और लेखकों के बारे में जानना ज़रूरी है। देखो, कौन-सा लेखक किस तरह से लिखता है ये जानना ज़रूरी है। जैसे आज मैंने 4 कहानी पढ़ाई है, चारों कहानी की विषय वस्तु अलग-अलग और लेखन शैली भी सबकी अलग है। एक नारी कहानीकार को हमने पढ़ा, मन्नू भंडारी जी, उन्होंने अलग तरह से लिखा है। मलबे का मालिक कहानी पढ़ा, वो अलग तरीके की कहानी है। मार्कंडेय जी की बिरादरी कहानी, हंसा जाई अकेला अलग तरह की कहानी है। सानी जी की बिरादरी कहानी अलग तरह की है। तो आपको याद रखना होगा, जब आप सबसे पहले पढ़ने की शुरुआत करती हैं ना, तो आपके कोर्स में क्या-क्या कहानी है और उनके लेखक और लेखक किसके अंतर्गत आते हैं, आपको ये ध्यान देना होगा कि कौन-सा लेखक कौन से कैटेगरी का है, उसकी प्रमुख रचनाएँ क्या हैं और उन उसकी रचना में विषय वस्तु क्या होती है, वो क्या दिखाने की चेष्टा करता है, उसका फ़ोकस क्या रहता है। ग्रामीण जीवन है, शहरी जीवन है, नारी संवेदना है, कोई भी विषय वस्तु हो, आप उसको एक डायरी में जैसे नोट बनाकर रखते हैं ना, वैसे एक-एक लाइन बनाकर रखें। उतना अगर आप लिख लेंगी ना, उतना अगर आप लोग लिख लेंगे तो लॉन्ग क्वेश्चंस लिखना आपके लिए सहज हो जाएगा। क्योंकि व्याख्या का जहाँ तक प्रश्न होता है, व्याख्या तो वहीं पर प्रश्न में ही रहता है। 4-5 लाइन तो उसी को ही बढ़ा-चढ़ा कर लिखना रहता है, उसी को ही समझाना रहता है। आपको उसके लिए और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस समझना है कि कहाँ से आया है ये जान लेना है। और 20 मार्क आराम से आ जाएँगे, 2 व्याख्या करोगे तो। और जैसे नई कहानी अब हम पढ़ रहे हैं, नई कहानी से एक ज़रूर क्वेश्चन आएगा। नई कहानी कैसे कहते हैं, इसका दौर क्या है, इसकी समय सीमा क्या है, इसके अंतर्गत कौन-कौन से कहानीकार आते हैं, ये लिखना होता है। अगर आपने सब कहानी, जैसे आज 4 कहानी की चर्चा करें, वो चारों कहानीकार नई कहानीकार के अंतर्गत आते हैं। उन चारों कहानी की विषय वस्तु को भी आपने अलग-अलग ढंग से देखा है, तो आप जब लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ता है नई कहानी के बारे में, तो आप इन चारों कहानी को भी इंक्लूड कर सकते हो। ऐसा नहीं कि मुझे पूरा एग्ज़ैक्ट आना चाहिए। जैसे बुक में लिखा है, जैसे किताब में लिखा है, हूबहू मुझे वैसा लिखना है, ऐसा नहीं लिखना है। अपना दिमाग भी थोड़ा चलाना है। अपने विचारों से, अपने शब्दों में लिखने की चेष्टा कीजिए, जिससे आपका उत्तर जो है अधिक प्रामाणिक होगा। लगेगा कि हमने बच्चों को पढ़ाया है, बच्चे ने भी मेहनत की है, पढ़ा है और अपने मन से लिखा है। और जहाँ तक हो, सारे प्रश्नों का उत्तर देने की, अपने शब्दों में देने की कोशिश करें। क्रमिक वार से सीरियली प्रश्न के उत्तर लिखें। न ज़्यादा अधिक, न अधिक कम। जितने शब्दों में कहा गया है, उतने शब्दों में प्रश्नों का उत्तर लिखें। साफ-साफ, सुंदर-सुंदर हैंडराइटिंग में लिखें। आप लोगों को एक्स्ट्रा उत्तर पुस्तिका नहीं दी जाएगी, उसी में ही आपको लिखना है और वो जो है पर्याप्त है, जितने पेज इसमें दिए रहते हैं। तो आज जो मैंने पढ़ाया, आज जो मैंने आलोचना की, आशा करता हूँ कि आपने सभी ने समझा होगा। अगर किसी ने कुछ नहीं समझा या किसी को कुछ डाउट है, किसी को कुछ समस्या है, तो आप मुझे खुलकर कह सकते हैं। अभी और 2 दिन मेरी क्लासेस लगेंगी। कल है एक क्लास और एक क्लास सोमवार को है। एमएचडी 11 की अगली क्लास में फिर से आप आइए, फिर से हम क्लास करेंगे। ठीक है? समझ में आया? निखत जी, सीमा जी सर। रावत, तबस्सुमारा, बहुत सारे स्टूडेंट आज जुड़े हुए थे। तो आपको क्लासेस समझ में आया? अच्छी लगी क्लासेस? जी सर। ठीक जी है, सर। ठीक है, तो फिर रखता थैंक यू। हूँ। धन्यवाद धन्यवाद। सर। धन्यवाद जी। हाँ, हाँ।
धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका भी। आज जो है आप लोगों ने धैर्य के साथ 2 घंटे की क्लास की। बहुत-बहुत धन्यवाद ब्रिजनंदन जी, आपने भी क्लास जो है धैर्य के साथ किया। तो जो पढ़ाया आशा करता हूँ कि आप लोगों ने समझा होगा। कोई भी अगर डाउट हो तो आप मुझसे जो है क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर रखता हूँ मैं। आज की क्लास इतना ही। ठीक।